हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिविडेंड पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन माना जाता है और फाइनेंशियल मैनेजर के लिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है कि कितना डिविडेंड हमें देना है, कब डिविडेंड देना है, कैसे डिविडेंड देना है। तो इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम डिविडेंड का मतलब समझ लेते हैं। डिविडेंड क्या होता है कि जब किसी भी कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को वो अपने मालिकों में, मालिक कौन होते हैं? उनके शेयर होल्डर्स, जिन्होंने अंश खरीद रखे हैं, उनको वो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यानी कि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट यानी बांट दिया जाता है, और वो जो प्रॉफिट बचता है उसको हम डिविडेंड कहा करते हैं। तो जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से जितना भी हिस्सा बच रहा है अपने शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है, उसे हम डिविडेंड कहा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, डिविडेंड इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। इट इज अ रिटर्न दैट अ शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स ऑन इट्स शेयर होल्डिंग। सिंपल बात है, उन्हें रिटर्न मिल रहा है क्योंकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा कंपनी में, उसके बदले उन्हें डिविडेंड रिसीव हो रहा है। डिविडेंड जो होता है वो पीरियडिकली पेमेंट होता है। कुछ कुछ कंपनियां वर्ष में एक बार देती हैं, वर्ष के आखिर में, और कुछ कुछ कंपनियों को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो बीच में भी इंटरिम डिविडेंड जिसे हम कहते हैं, बीच में भी डिविडेंड दे देती हैं। तो ये पीरियडिकल पेमेंट होता है मेड बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट्स उनको बटना है उसमें से वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट दिया करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करती हैं। देखिए, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसको दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। दो तरीके से उनका यूज़ करा जा सकता है। या तो वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स को बांट दें, डिविडेंड जिसको हम कहते हैं, डिविडेंड के फॉर्म में बांट दें, या उस प्रॉफिट्स को वो रोक लें कि अगर कंपनी को कहीं फ्यूचर में ज़रूरत है पैसों की तो उस प्रॉफिट को रोक लें और उस बिजनेस को में उस पैसे को हम यूज़ कर सकते हैं। ये दो कंडीशंस हैं, या तो बांट दें या उनको रोक लें, रिटेन कर लें या डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब देखिए, कानून में कोई ऐसा, जो हमारी कंपनी लॉ है उसमें ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं हैं कि हमें कितना प्रॉफिट बांटना है और कितना रोकना है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो जो डिविडेंड पॉलिसी है ये बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेलिकेट डिसीजन है जो मैनेजमेंट को लेना होता है कि हमें कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट और कितना रोकना है। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, हर कंपनी का अलग अलग कंसेप्ट होता है, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो उस कंडीशंस को देखते हुए जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, वो सब इसको डिसाइड करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट रोकना है और कितना प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है डिविडेंड के फॉर्म में। तो दो कंडीशंस हैं ये, या तो रोकना है, और इस पे ही हमारा पूरा डिविडेंड पॉलिसी डिपेंड करेगा कि दो कंडीशंस हैं, या तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें डिविडेंड को, या हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए उस पैसे को हम रोक लें कि हमें बाहर से फिर बाद में पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो प्रॉफिट हुआ है इसको ही हम री इन्वेस्ट कर देंगे, दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे जहाँ हमें ज़रूरत होगी। देखिए, अब दो कंडीशंस हैं तो दोनों को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। इफ़ द मैनेजमेंट डिसाइड्स टू रिटेन अ लार्ज पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स इन द बिजनेस, अगर प्रॉफिट उसको रोक लेती है मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट है, वो अगर ये सोचती है कि हमें प्रॉफिट को रोक लेना चाहिए, तो देखिए क्या होगा। पहला पॉइंट है, देखिए, फंड्स रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन मे बी अवेलेबल टू द कंपनी ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू रिपे द सेम। यानी कि जो पैसा हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है या मॉडर्नाइजेशन करना है या कुछ उसे अपडेट करना है। भैया, बिजनेस चलता है, डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है, नई नई चीज़ें अपडेट करनी पड़ती हैं, नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है, फ्यूचर में अपने बिजनेस को बढ़ाना भी होता है। तो वो जो पैसा ज़रूरत पड़ेगा वो हमारा प्रॉफिट से है, इस प्रॉफिट को हम यूज़ कर लेंगे और हमें कोई कहीं वापस करने का भी झंझट नहीं रहेगा। और दूसरा पॉइंट, एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन जो हम करेंगे, इससे क्या होगा, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। भाई, अर्निंग्स तो बढ़ेंगी, जब हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो अर्निंग्स भी ज़्यादा होंगी और इससे कंपनी की ज़्यादा ग्रोथ हो पाएगी फ्यूचर में। और कंपनी में बी एबल टू एब्जॉर्ब द शॉक ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशंस एंड एडवर्स सिचुएशंस बोल्डली। अगर कंपनी के फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं बिजनेस में, कहीं रिसेशन आ जाता है, मंदी का दौर आ जाता है,
तो उस वर्ष हो सकता है कि सेल कम हो रही हो, प्रॉफिट कम हो, तो हमारे पास ये पैसा रहेगा तो हमें जो भी परेशानियां अगर आ सकती हैं तो वो कम हो जाएंगी। हम इस पैसे को उस परेशानी के समय पर, जो बेकार कंडीशंस होंगी, एडवर्स सिचुएशंस होंगी, उस समय उस पैसे को हम यूज़ कर सकते हैं। A strong and stable company earn the confidence of the investors and creditors and funds may be available to it at reasonable rates conveniently। और देखिए, जब प्रॉफिट हमारे पास रखा रहेगा तो हमारी कंडीशंस भी अच्छी रहेगी, कंपनी की कंडीशन अच्छी रहेगी, भाई आगे कहीं समस्या आती है तो हम इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं, हमारे रिजर्व्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे, तो इससे मार्केट में हमारी कंडीशन भी इंप्रूव होगी, लोगों में कॉन्फिडेंस रहेगा, इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है और हमें आगे अगर लोन वगैरह लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है तो हमें आराम से ये लोन वगैरह मिल जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट द शेयर प्राइसेज एंड द वैल्यू ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज। और इससे क्या होगा, जब मार्केट में ये बात जाएगी कि भाई कंपनी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, अच्छे रिजर्व्स हैं इनके पास, तो शेयर के प्राइसेस भी बढ़ेंगे और इससे कंपनी की वैल्यू पर फ़र्क तो पड़ेगा ही, अच्छी वैल्यू हो जाएगी कंपनी की। Thus, though the shareholders are required to forego the dividends in the short run, they get benefit in the long run। अब देखिए, उस समय तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा पैसा, कंपनी ने ज़्यादातर पैसा प्रॉफिट अपना रोक लिया है। लेकिन इससे क्या होगा, कंपनी के आगे जाके जो अच्छी ग्रोथ होगी तो शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा होगा। अभी शॉर्ट टर्म में तो इनका डिविडेंड रुक गया, लेकिन लॉन्ग रन में उनको ज़्यादा फायदा होगा, उनके शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और कंपनी आगे अच्छा ग्रो करेगी तो आगे अच्छे प्रॉफिट होंगे, तब उन्हें डिविडेंड और ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब फ़ायदे हो सकते हैं अगर कंपनी अपने पैसे को, अपने प्रॉफिट को रोक लेती है तो। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर कंपनी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, डिविडेंड बांट देती है, तो क्या कंडीशन होगी। तो इसमें भी देखते हैं, कंपनी में बी एबल टू अर्न द कॉन्फिडेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड मे बी एबल टू अट्रैक्ट द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। देखिए, बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें रेगुलर इनकम भी मिलती रहे। तो अगर किसी ने 1 लाख रुपए में कंपनी में इन्वेस्ट करे तो वो चाहेगा कि प्रति वर्ष मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिले, और रिटर्न किस फॉर्म में मिलेगा, डिविडेंड के फॉर्म में। तो जो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें रेगुलर इनकम हो, तो उन ऐसे शेयर होल्डर्स में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और ऐसे इन्वेस्टर्स कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि उन्हें डिविडेंड मिलता रहेगा रेगुलर बेसिस पर। एंड सेकंड पॉइंट है, देखिए, शेयर होल्डर्स आर नेसेसरीली इंटरेस्टेड इन गेटिंग लार्ज डिविडेंड्स इमीडिएटली ड्यू टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड ऑल्सो ड्यू टू अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द फ्यूचर। अब देखिए, अगर हम पैसा रोक लेते तो हमें लगेगा कि हम आगे फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ होगी तब मिलेगा, तो बहुत से इतने लंबा वेट नहीं करना चाहते। वो बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो इमीडिएट पेमेंट चाहते हैं कि अगर हमें इमीडिएट अभी डिविडेंड मिल जाएगा, जो हमें पैसा मिल जाएगा, हम उसे अपने आप कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, या आगे फ्यूचर का कुछ पता नहीं होता, अनसर्टेन एनवायरनमेंट होता है, आगे पता नहीं क्या कंडीशंस होंगी कंपनी की, गवर्नमेंट के क्या रूल्स रेगुलेशंस बदल जाएं, कंपनी पर क्या इफेक्ट होगा, रिसेशन आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, जैसे ये कोविड-19 की वजह से बहुत समस्या आ गई हैं, कंपनी के बहुत सारी कंपनी की ऑपरेशंस रुक गए हैं, तो ऐसे फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो कुछ ज़्यादातर शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उन्हें रेगुलर डिविडेंड मिलता रहे। So shareholders are thus attracted to the companies paying high dividends due to which prices of the shares and value of the company increases। तो ऐसे शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट होते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जहाँ जो कंपनियाँ ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इससे क्या होगा, कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ रही है तो शेयर भी बढ़ेंगे और कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो दोनों पॉइंट्स हैं, कंपनी रोक रही है तो उसके अपने फ़ायदे हैं, कंपनी अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उसके अपने फ़ायदे हैं। तो देखिए, हमने क्या सीखा अभी तक। Thus it can be seen that both high retentions and high dividends may be desirable। दोनों डिज़ायरेबल हैं, दोनों सही हैं, बट देर इज नेसेसरली अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द रिटेंशन एंड डिविडेंड्स। दोनों सही हैं अपने आप में, लेकिन दोनों का रिलेशन बिल्कुल अपोजिट है। अगर हायर द रिटेंशन, ज़्यादा रोकेंगे तो डिविडेंड कम मिलेगा, लोअर द डिविडेंड्स, और लोअर रिटेंशन करेंगे, कम रोकेंगे तो हम ज़्यादा डिविडेंड देंगे। तो ये फाइनेंस मैनेजर का स्किल पर डिपेंड करता है, उसकी काबिलियत है फाइनेंस मैनेजर की, वो लाइज स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स। इन दोनों में कहाँ बैलेंस वो लेके चलता है कि ज़्यादा रोकना है कि कम रोकना है, कि ज़्यादा डिविडेंड देना है कि कम डिविडेंड देना है, कि कितना बैलेंस लेके चलना है, कितने प्रतिशत रोका जाए, कितने परसेंटेज बांट दिया जाए। ये फाइनेंस मैनेजर की काबिलियत पे डिपेंड करेगा कि हर कंपनी की अपनी सिचुएशंस होती हैं, अपनी कंडीशंस होती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस मैनेजर को डिसीजन लेना है कि कितने परसेंट हमें रोकना है और कितने परसेंट प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है।
तो ये जो प्रेजेंट वीडियो हमारी जो हम देख रहे हैं, ये डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी एंड द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। तो हम इस वीडियो में डिविडेंड, वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड देखेंगे और डिविडेंड पॉलिसी देखेंगे कि कौन कौन सी डिविडेंड पॉलिसीज़ हो सकती हैं। देखिए, पहले हम डिविडेंड्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ डिविडेंड। जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड तो वो अलग अलग वैरायटी में कर सकती है डिविडेंड। देखिए, पहला है कैश डिविडेंड। ये सिंपल बात है, कैश में डिविडेंड दे देती है। जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शनेटली, जिसके जितने शेयर्स हैं उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। मान लीजिए कंपनी ने सोचा कि 2 रुपये प्रति शेयर हम डिविडेंड देंगे, तो जितने जिस पे शेयर्स हैं 2 रुपये के हिसाब से उनको मिल जाएगा। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ फंड्स, तो पैसा चला जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। रिड्यूसेस द कंपनीज नेट वर्थ दो द शेयर होल्डर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट द कैश इन एनी मैनर दे डिज़ायर। यानी कि कंपनी का आउटफ्लो, कैश तो आउटफ्लो हो ही जा रहा है, पैसा कम हो जाएगा कंपनी के पास, लेकिन शेयर होल्डर्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो जो पैसा आया है उसे वो अपने हिसाब से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कैश डिविडेंड कहलाया जाता है। दूसरा आता है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड में क्या होगा, कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक्स्ट्रा शेयर्स दे देगी कि कंपनी के पास अगर कैश की कमी हो रही है तो वो शेयर्स इशू कर देगी उसके बदले, और उसे हम स्टॉक डिविडेंड कहा करते हैं। स्टॉक डिविडेंड अमाउंट्स टू कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट अफेक्टिंग द कैश पोजीशन ऑफ द फर्म। यानी कि कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो अर्निंग्स हैं उनको वो कैपिटलाइज कर देगी, वो शेयर कैपिटल कंपनी की बढ़ जाएगी। कंपनी उन पैसों की जगह पे शेयर्स इशू कर देगी अपने शेयर होल्डर्स को, उसे हम बोनस शेयर्स कहा करते हैं, और इस तरह से वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, जिसे हम स्टॉक डिविडेंड कहेंगे। ऐसी तीसरा होता है बॉन्ड डिविडेंड। व्हेन अ कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट कैश टू पे डिविडेंड इन कैश, इट मे इशू बॉन्ड्स फॉर अमाउंट्स ड्यू टू द शेयर होल्डर्स। बॉन्ड डिविडेंड इज नॉट सो पॉपुलर इन इंडिया। बॉन्ड जैसे शेयर्स दे रहे हैं हम शेयर होल्डर्स को, उसी तरह से हम बॉन्ड भी दे सकते हैं, लेकिन बॉन्ड डिविडेंड इंडिया में नहीं चलते हैं अभी, ये कोई खास पॉपुलर इंडिया में नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टी डिविडेंड होता है कुछ कंट्रीज़ में। प्रॉपर्टी डिविडेंड्स आर पेड इन द फॉर्म ऑफ सम एसेट्स अदर देन कैश। कंपनी अपने कुछ एसेट्स या अपने प्रोडक्ट्स अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है, लेकिन ये भी इंडिया में पॉपुलर नहीं है। इंडिया में 2 ही पॉपुलर हैं ज़्यादातर, कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड। कैश तो जनरली सारी कंपनियां देती ही हैं, लेकिन कुछ कंपनियां स्टॉक डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। सो डिविडेंड पॉलिसी की बात करते हैं हम। वेस्टर्न एंड ब्रिघम ने ये डेफिनेशन दी है, डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइंस द डिवीजन ऑफ अर्निंग्स बिटवीन पेमेंट्स टू शेयर होल्डर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। यानी कि पॉलिसी हमें डिविडेंड पॉलिसी क्या बता रही है, ये बता रही है कि हमारा डिवीजन कर दिया अर्निंग्स को, जो प्रॉफिट हो रहे हैं, कि कितना पेमेंट करना है शेयर होल्डर्स को और कितना हमें अपने प्रॉफिट को रोक के चलना है। सो डिविडेंड पॉलिसी इन्वॉल्व द डिसीजन टू पे आउट अर्निंग्स और टू रिटेन देम फॉर री इन्वेस्टमेंट इन द फर्म, कि हमें कितना रोकना है और कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब ये फाइनेंस मैनेजर की बात है, तो उसे डिविडेंड पॉलिसी बनानी है, और किस तरह से बनानी है, जिससे कि कंपनी के उद्देश्य को पूरा करा जा सके, उद्देश्यों को पूरा करा जा सके, कि कंपनी की वेल्थ भी बढ़े, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़े और फर्म की वैल्यू भी इंक्रीज हो सके। यानी कि शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा हो, कंपनी को भी फ़ायदा हो। ऐसा ही एक स्ट्राइकिंग बैलेंस, एक बैलेंस बनाना है कि कितना हमें रोकना है और कितना हमें अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और यही सब डिविडेंड पॉलिसी कहलाई जाती है। डिविडेंड पॉलिसी को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहला कंजर्वेटिव और स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी है, दूसरी लिबरल डिविडेंड पॉलिसी है, तीसरी इर्रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी है, चौथी है साउंड एंड स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। ये 4 डिविडेंड पॉलिसी हैं जिनको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो पहले से स्टार्ट करते हैं, कंजर्वेटिव और स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी। देखिए, कंजर्वेटिव और स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी जो होती है, वो स्ट्रिक्ट नाम से वैसे ही दिख रहा है कि बहुत कड़ी पॉलिसी है। यहाँ पर क्या होता है, कंपनी ज़्यादातर अपने प्रॉफिट्स को रोक लेती है, कि कंपनी को आगे अपने बिजनेस को बढ़ाना है या कुछ नई मॉडर्नाइजेशन करना है, नई टेक्नोलॉजी लानी है, यानी कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, तो उस पैसे को, अपने प्रॉफिट को बिजनेस में ही लगाएंगे दोबारा से, और हम बहुत ना के बराबर, बहुत कम से कम हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि ज़्यादातर प्रॉफिट रोक लिया जाता है। तो कंपनीज adopting this policy either do not distribute dividends or distribute a minimum part of profits as dividends। यानी कि या तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही नहीं, और करेंगे भी तो बहुत ही मामूली, बहुत ही कम से कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो शेयर होल्डर्स हु इन्वेस्ट इन द शेयर्स विद अ व्यू टू गेट रेगुलर इनकम में नॉट बी इन फेवर ऑफ दिस पॉलिसी।
तो जो शेयर होल्डर्स हैं जो चाहते हैं कि हमें रेगुलर इनकम मिले, तो वो इन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो इस तरह की पॉलिसी को फेवर नहीं करते हैं। जो शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि हमें रेगुलर इनकम मिलती रहे, तो वो इस तरह की पॉलिसी को फेवर नहीं करते हैं। दूसरी होती है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। ये पहली वाली की अपोजिट हो गया, बिल्कुल उल्टी है। लिबरल मीन्स बहुत खुला छूट है, मतलब कि एक तरह से डिविडेंड जितना भी प्रॉफिट है ज़्यादातर हम अपने शेयर होल्डर्स को बांट देंगे। जैसे कि मान लीजिए डिविडेंड पे आउट कि हम 80% तक अपना प्रॉफिट बांट देंगे, 90% तक बांट देंगे, यानी कि हम रोक नहीं रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट को बांट रहे हैं। तो अडॉप्शन ऑफ दिस पॉलिसी इंक्रीज द गुडविल ऑफ द कंपनी। कंपनी की गुडविल भी बढ़ती है और शेयर होल्डर्स की इनकम भी बढ़ती है, क्योंकि उन्हें डिविडेंड मिल जाएगा और वो चाहें तो उस डिविडेंड के मिले हुए पैसे को दोबारा कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द कंपनी इज एडवर्सली अफेक्टेड इन द लॉन्ग रन। लेकिन लंबे समय में थोड़ी समस्या कंपनी को आ सकती है कि अगर कोई समस्या आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो कंपनी के पास पैसे नहीं बचेंगे कि उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो ऐसी सिचुएशंस में जब कंपनी अपना ज़्यादातर प्रॉफिट बांट देगी तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और तीसरी हमारी है इर्रेगुलर डिविडेंड। यहाँ पर इर्रेगुलर है भाई, ये पता नहीं ज़्यादा बटेगा कि कम मिलेगा, कुछ जानकारी नहीं होती है। द डिविडेंड पे आउट रेशियो नॉट फिक्स्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने कोई फिक्स नहीं कर रखा। डिविडेंड पर शेयर वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अर्निंग्स। जैसी अर्निंग्स होंगी, ज़्यादा अर्निंग्स हो रही हैं, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो हम ज़्यादा डिविडेंड दे देंगे, कम अर्निंग्स हो रही हैं तो हम कम देंगे या नहीं देंगे फिर। तो दिस पॉलिसी बिलीव्स दैट द शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड्स ओनली व्हेन द अर्निंग्स आर एंड लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी जस्टिफाई द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। तो ये पॉलिसी होती है यहाँ पर कि शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड तो देंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा अर्निंग्स पर कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन, कैश पोजीशन कैसी है। अगर वो परमिट कर रही है तो हम दे देंगे, कंपनी की अर्निंग्स अच्छी हैं तो हम ज़्यादा दे देंगे, कंपनी की अर्निंग्स नहीं हो रही हैं तो नहीं देंगे। तो मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं है, ये अर्निंग्स पर ही डिपेंड करेगा। और दिस पॉलिसी में बी फॉलोड बाय कंपनीज हैविंग अनस्टेबल इनकम। जिनकी इनकम अनस्टेबल है, जिनकी फिक्स इनकम नहीं है कि पता है कि भाई इस साल 1 करोड़ कमा लिए, अगले महीने हमें पता लगा कि 50 लाख ही मिल पाए। तो जहाँ पर अनस्टेबल अर्निंग इनकम है, जहाँ इनकम कम ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर ये इर्रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करी जाती है। चौथी है साउंड एंड स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। ये एक सही डिविडेंड पॉलिसी मानी जाती है। दिस पॉलिसी अटैचेज इक्वल इंपॉर्टेंस टू द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। की कंपनी को अगर ज़रूरत है तो हम पैसे रोक भी रहे हैं और अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। एक स्टेबिलिटी रहेगी, यहाँ पर स्थिरता रहती है। और दिस पॉलिसी एंश्योर्स रेगुलर पेमेंट ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट एज डिविडेंड इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लक्चुएशन इन द अर्निंग्स फ्रॉम ईयर टू ईयर। यानी कि स्टेबल है कि कंपनी ने सोच रखा है कि मान लीजिए 3 रुपये प्रति शेयर हमें देना है, तो 3 रुपये तो देगी ही देगी वो। अगर कम हो रहे हैं तो पिछली बार के प्रॉफिट बचा होगा तो उसमें से दे देंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो गया प्रॉफिट तो हम ज़्यादा बांट देंगे, या कम हो गया तो कम कर देंगे। एक मिनिमम वो मेंटेन रखते हैं कि भाई इतने तो हम देंगे ही, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो थोड़ा बढ़ा देंगे, नहीं होगा तो हम कम भी ज़्यादा नहीं करेंगे। 3 रुपये मान लीजिए दे रहे हैं तो हम 3 रुपये देंगे ही देंगे। तो स्टेबिलिटी जो है यहाँ पर, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट इम्प्लाई दैट द अमाउंट और रेट ऑफ डिविडेंड इज रिजिडली फिक्स फॉर एवर and does not change over the years. In fact, in the long run, the rate of dividend changes in case the income prospects brighten, showing a permanent trend for future. कहने का मतलब है कि स्टेबल डिविडेंड है तो इसका मतलब नहीं कि बिल्कुल फिक्स होगा कि 3 रुपये देना तो 3 से ज़्यादा कभी करेंगे ही नहीं। कंपनी धीरे धीरे अपने डिविडेंड बढ़ा भी सकती है कि जब कंपनी को लगता है कि भाई कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, अच्छा अर्निंग्स हो रही हैं, कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, तो हम धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन एक मिनिमम फिक्स भी रहता है कि लगभग इतना तो हम दे ही दें। अगर किसी वर्ष कम भी प्रॉफिट हुआ है तो पिछले साल का प्रॉफिट बहुत बचा हुआ होगा तो उसमें से हम ये दे देंगे। तो एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। इससे क्या होता है, दिस पॉलिसी एम्स एट रेगुलर डिविडेंड्स नॉट ओनली प्रॉस्परस ईयर्स बट इन लीन ईयर्स ऑल्सो, कि रेगुलर डिविडेंड हम देते रहेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी द कंपनी विदहोल्ड्स एक्स्ट्रा इनकम टू बी यूज्ड फॉर पेइंग डिविडेंड्स इन लीन ईयर्स। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर हमें इस बार ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो हम ऐसा नहीं कि सारा प्रॉफिट बांट दें, हम एक लिमिट तक ही बांट रहे हैं और इस प्रॉफिट को हम रोक लेंगे कि अगर आगे जाके अगर कोई समस्या आती है, प्रॉफिट कम होता है, तो ये पैसा हम तब काम आ जाएगा डिविडेंड बांटने के लिए। तो एक बैलेंस बना रहेगा कि भाई ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो ये नहीं कि सारा बांट दो, अगले वर्ष में काम आ जाएगा। तो एक डिविडेंड जो है, एक रेट मिनिमम एक मेंटेन रहता है कि सबको ये रहता है कि हाँ लगभग इतना डिविडेंड तो कंपनी हर वर्ष बांटती है तो बांटती ही रहेगी।
अब इसमें देखिए 3 कैटेगरी हमें बना रखी हैं। स्टेबल डिविडेंड जो है वो 3 पैटर्न्स हम फॉलो कर सकते हैं। पहला है देखिए कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी पेज अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट पर शेयर, जैसे 2 रुपये फिक्स हो गए तो 2 रुपये वो देती रहेगी, चाहे अर्निंग्स कितनी भी हों, चाहे ज़्यादा हो अर्निंग्स चाहे कम हो। व्हेन द अर्निंग्स विल इंक्रीज द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो विल इंक्रीज प्रोवाइड द न्यू लेवल कैन बी मेंटेन इन फ्यूचर। और कंपनी 2 रुपये पर शेयर दे रही है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो तो नहीं कि 3-4 एकदम कर देगी, तभी बढ़ाएगी कंपनी जब उसे लगेगा कि फ्यूचर में भी ये मेंटेन रहेगा, तब वो बढ़ाएगी, वरना ऐसे बार बार नहीं कम ज़्यादा करेगी, फ्लक्चुएशंस यहाँ पर नहीं होंगे। और दूसरा होता है कांस्टेंट पे आउट रेशियो। ये पे आउट रेशियो का मतलब होता है कि हम यहाँ पे परसेंटेज में देखते हैं। वहाँ पे देखिए पहली वाली में कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर में पर शेयर फिक्स है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज फिक्स है, 40% फिक्स है। 40% का मतलब कि अगर 100 रुपये की अर्निंग हो रही है तो हम 40 रुपये शेयर होल्डर्स को बांटेंगे, अगर 200 रुपये होंगे तो 80 रुपये बांट देंगे। तो अगर 5 रुपये की अर्निंग हो रही है तो 40% हुआ 2 रुपये, तो हम 2 रुपये बांटेंगे, यानी कि परसेंटेज फिक्स है, पे आउट रेशियो फिक्स है। अब अर्निंग्स ज़्यादा होंगी तो डिविडेंड भी ज़्यादा हो जाएगा, भी 40% देना है अर्निंग्स का। अब अर्निंग्स का 40% जो भी बैठेगा वो हम डिविडेंड के फॉर्म में बांट देते हैं। तीसरा होता है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। ये दोनों का मिक्स हो गया कि फर्म फिक्स तो डिविडेंड रख ही रही है, लेकिन अगर मार्केट में कंडीशंस अच्छी होती हैं तो कंपनी एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दे सकती है ओवर एंड अबव द रेगुलर डिविडेंड। जो रेगुलर डिविडेंड रख रखा है उसने फिक्स, वो तो है ही, प्लस अगर कंपनी अच्छा काम करती है, अच्छी अर्निंग्स होती हैं तो वो ज़्यादा दे सकती है, और कंपनी ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है तो फिर वो वापस अपने नॉर्मल डिविडेंड पे आ जाएगी। तो ये 3 तरह के स्टेबिलिटी में ये हम 3 तरह के पैटर्न्स देख सकते हैं। अब देखिए हम कुछ फैक्टर्स पढ़ लेते हैं कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। पहला है मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड ऑफ अर्निंग्स। ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी का अर्निंग्स का ट्रेंड कैसा है। अगर कंपनी की रेगुलर इनकम अच्छी आ रही है तो वो ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन ट्रेंड अगर अच्छा नहीं है, फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हैं, तो कंपनी डिविडेंड थोड़ा कम रखती है। दूसरा है लिक्विडिटी पोजीशन। कंपनी के पास अगर लिक्विडिटी फंड्स की कमी नहीं है, पैसा कैश अच्छा है, लिक्विडिटी सही है, यानी कि अपनी लायबिलिटीज़ भी आराम से पे कर सकती है, तो डिविडेंड भी वो ज़्यादा दे सकती है। लेकिन अगर लिक्विडिटी पोजीशन ख़राब है, कैश की पोजीशन ख़राब है, तो फिर वो डिविडेंड कम देगी। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी। अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कंपनी को फ्यूचर में एक्सपेंशन करना है, कंपनी को मॉडर्नाइजेशन करना है, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, तो यानी कि कंपनी को आगे फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत है, तो फिर वो डिविडेंड थोड़ा कम देगी। और अगर कोई ज़रूरत नहीं है कंपनी को तो वो ज़्यादा डिविडेंड दे सकती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पे भी फ़र्क पड़ता है कि नेचर क्या है इंडस्ट्री का। अगर देखिए उसमें सीजनल इंडस्ट्री है कि भाई सीजन के हिसाब से ही काम होता है, तो फिर भाई फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो डिविडेंड पैसा यानी प्रॉफिट को रोक के रखेगी। और एक रेगुलर नेचर ऑफ इंडस्ट्री है कि भाई रेगुलर चलता रहे, फुल 12 महीने काम होता है, 12 महीने उसके प्रोडक्ट बिकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, वो रेगुलर डिविडेंड दे सकती है। एज ऑफ द कंपनी पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर नई कंपनियां हैं, नई स्टार्टअप्स हैं, नई कंपनियां चालू हुई हैं, तो थोड़ा उन्हें प्रॉफिट मेंटेन अपना रोक के रखना पड़ेगा कि अभी कंपनी क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में है, अभी डेवलपिंग स्टेज में है, अंडर डेवलप्ड जैसे हम कह देते हैं हमारी इकोनॉमी होती है, ऐसी कंपनी भी थोड़ी अभी डेवलपिंग स्टेज में है कि धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो उन्हें प्रॉफिट्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो अगर पुरानी कंपनियाँ हैं तो वो तो भाई एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करना है, वो तो अब बहुत बड़ी कंपनियाँ हो चुकी हैं, तो वो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। ऐसी साइक्लिकल वेरिएशंस हैं भाई, जैसे रिसेशन आ जाता है, तो अगर रिसेशन का टाइम चल रहा है तो कंपनी को प्रॉफिट रोक लेना चाहिए। अगर खूब बूम पीरियड चल रहा है, बहुत बढ़िया पीरियड चल रहा है, तो ज़्यादा डिविडेंड भी दे सकते हैं। तो ये साइक्लिकल वेरिएशंस भी देखने पड़ते हैं कि कौन से वायरेशंस इस समय चल रहा है, कौन सी कंडीशन इस समय चल रही है, तो इस हिसाब से कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा। और पॉइंट हो सकते हैं हमारे जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप पे भी डिपेंड करता है। अगर भाई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, कुछ गिने चुने लोग ही कंपनी में हैं, तो वो सोचेंगे कि भाई चलिए कंपनी में का पैसा हम कंपनी में ही रोक लेते हैं कि कंपनी बढ़ेगी तो हमारा ही फ़ायदा होना है। लेकिन अगर ओनरशिप लार्ज स्केल पर है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हज़ारों शेयर होल्डर्स हैं, लाखों शेयर होल्डर्स हैं, तो भाई सबको ध्यान में रखना है, तो कंपनी को फिर सबको ध्यान में रखते हुए डिविडेंड बांटना ही पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि ओनरशिप कैसा है।
फिर एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट पे भी देखा जाता है कि मैनेजमेंट का जैसा एटीट्यूड है कि वो लिबरल पॉलिसी फॉलो करना चाहती है कि स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करना चाहती है, तो ये मैनेजमेंट के एटीट्यूड पे भी फ़र्क पड़ेगा कि वो कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहती है। और नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये तो पहले मैंने जैसे बताया कि अगर कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, आगे उसको अपने प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट करने के अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उनको प्रॉफिट रोक लेना चाहिए। और अगर कंपनी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आगे नहीं हैं तो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। फिर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट पे भी फ़र्क पड़ता है। देखिए, कैपिटल मार्केट का मतलब है जहाँ पर हम शेयर मार्केट जिसे हम कहते हैं, कि जहाँ पर हम पैसा उधार ले सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं, शेयर्स से पैसा का लेन देन हो सकता है। जैसे हमारी प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है शेयर्स की, तो वो कैपिटल मार्केट कहलाई जाती है। तो अगर कैपिटल मार्केट अच्छी तरह डेवलप्ड है, सब कुछ बढ़िया है, तो कंपनी को आराम से नए शेयर इशू कर सकती है, नए बॉन्ड्स इशू कर सकती है, तो अपने प्रॉफिट को बांट भी देगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कंपनी को पैसे की आगे ज़रूरत पड़ेगी तो वो आगे इशू कर सकती है नए शेयर्स, नए बॉन्ड्स। लेकिन अगर बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कैपिटल मार्केट उतनी स्ट्रांग नहीं है, उतनी डेवलप नहीं है, तो कंपनियों को समस्या आ जाती हैं फंड्स रेज करने के लिए, तो वहाँ पे उन्हें अपने प्रॉफिट से ही काम चलाना पड़ता है। और एक पॉइंट हमारा है जैसे रेस्ट्रिक्शंस बाय लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। अगर हमने किसी कंपनी से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो वित्तीय संस्थान है उनसे हमने लोन ले रखा है, फाइनेंशियल हेल्प ले रखी, तो उनकी भी अपनी कंडीशंस होती हैं। अगर हमने किसी बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक अपनी कंडीशन लगा सकता है कि भाई जब तक हमारा लोन पूरा ना हो आप अपना प्रॉफिट रोक के रखेंगे, सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो अगर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वित्तीय संस्थान हैं जिन्होंने आपको कर्ज दे रखा है, कंपनी को कर्ज दे रखा है, तो वो अपनी कंडीशंस, अपनी शर्तें भी लगा सकती हैं उसमें, तो उस हिसाब से ही फिर डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे हमारी डिविडेंड्स को देना या ना देना अफेक्ट करता है। अब देखिए, अब हम अपने असली टॉपिक पाते हैं कि डिविडेंड डिसीजंस हैं और उनसे फर्म की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, इफ़ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड लीड्स टू मैक्सिमाइज द ओनर्स वेल्थ, अगर हमें डिविडेंड देने से हमारे ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी वेल्थ बढ़ती है, तो फर्म को अपने प्रॉफिट्स डिविडेंड्स के फॉर्म में बांट देने चाहिए। और अगर अपोजिट केस है, फर्म को लगता है कि फर्म के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, तो उस प्रॉफिट को रोक लेना फ़ायदेमंद रहेगा। यानी कि एक रिलेशन हो गया बिटवीन डिविडेंड्स एंड द वैल्यू ऑफ फर्म, विच शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड बिफोर टेकिंग एनी डिविडेंड डिसीजंस। यानी कि हमें अपनी फर्म की वैल्यूएशन बढ़ानी है, फर्म की वैल्यू बढ़ानी है, और वो रोकने से बढ़ती है तो प्रॉफिट्स को रोक लें, अगर डिविडेंड बांटने से बढ़ती है तो डिविडेंड को बांट दें। तो ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज हो गई। एक तो कह रही हैं कि विच अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजंस एंड द वैल्यूएशन ऑफ फर्म। तो एक स्कूल ऑफ थॉट, एक तो थ्योरी कहती है कि डिविडेंड डिसीजंस डज नॉट अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ फर्म, क्योंकि डिविडेंड्स से लेने देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक थ्योरी तो ये कहती है कि डिविडेंड लेने देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, डिविडेंड दे भी देंगे तो भी फर्म की वैल्यू से कोई मतलब उसका नहीं है। और जो दूसरी थ्योरी है वो कहती है कि डिविडेंड देंगे तो फर्म की वैल्यू पर फ़र्क पड़ेगा, फर्म की अगर डिविडेंड देंगे तो फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, बढ़िया होगी। तो ये डिपेंड करता है, ये दोनों थॉट्स हैं, दोनों ही थ्योरीज़ हैं जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक रिलेवेंस कंसेप्ट है, यानी कि डिविडेंड देना रिलेवेंट है, और एक है इररिलेवेंस कंसेप्ट, यानी कि डिविडेंड देने ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। रिलेवेंस कंसेप्ट के दो मॉडल्स हैं, वॉल्टर्स मॉडल है, एक गॉर्डन्स मॉडल है, जो कहते हैं कि डिविडेंड देंगे तो कंपनी की वैल्यू पर फ़र्क पड़ेगा। और एक इररिलेवेंस कंसेप्ट है जो मोदी गिलानी और मिलर थे, उन्होंने ये अपना मॉडल दिया है कि डिविडेंड देने ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इन तीनों मॉडल्स को एक एक करके देखेंगे। देखिए, पहला हम वॉल्टर्स मॉडल देख लेते हैं। ये जो वॉल्टर्स मॉडल है ये दिया है जेम्स ई वॉल्टर ने। ये जेम्स ई वॉल्टर प्रोफेसर थे जिन्होंने कहा है, ये सजेस्ट करते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ अ फर्म कैन नॉट बी आइसोलेटेड, रादर दे आर इंटरलिंक्ड, एज सच चॉइस ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फर्म। ये कहते हैं कि फर्म की वैल्यू पर फ़र्क पड़ता है, कि डिविडेंड आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं तो फर्म की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा। और इन्होंने दो इस रिलेशनशिप में देखिए दो बातें कही हैं, एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है आर, और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है सी, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया सी,
और रिटर्न हमें मिल रहा है जिसके को हम कहेंगे आर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर हम अपने रिटेन्ड अर्निंग्स हैं हमारे पास, जो हमने प्रॉफिट रोक रखा है वो हमारे पास ही रखा है, तो अगर हम उसे कहीं इन्वेस्ट कर दें तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाई जाती है। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी विल हैव टू बी डिटरमाइंड बाय द रिलेशनशिप ऑफ आर एंड सी। आर और सी जो है हमारे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनका रिलेशन हमें देखना पड़ेगा कि तब हम पता लगा पाएंगे कि फर्म की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है। तो ये कहते हैं, देखिए यहाँ पे, फर्म शुड रिटेन इट्स अर्निंग्स इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इन द अपोजिट केस इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। यानी कि अगर हम उस पैसे को, जो हमारा प्रॉफिट है, अगर हम उसे अपने बिजनेस में लगा रहे हैं और हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है, हम उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, तो उस पैसे को हमें रोक लेना चाहिए। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है, डिविडेंड्स कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स। डिविडेंड्स जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है इन्वेस्टर्स को अबाउट द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी, कि भाई अगर डिविडेंड बांट रही है कंपनी तो सबको लगता है भाई कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो डिविडेंड डिसीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दोज फर्म्स विच पे हायर डिविडेंड्स विल हैव ग्रेटर वैल्यू एज कंपेयर टू दोज विच डू नॉट पे डिविडेंड्स और हैव अ लोअर डिविडेंड पे आउट रेशियो। यानी कि जो डिविडेंड्स बांट रहे हैं वो उन फर्म की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जो फर्म जो डिविडेंड नहीं बांट रहे हैं उनकी फर्म्स की वैल्यू थोड़ी डाउन रहेगी। आगे देखते हैं वॉल्टर्स व्यू ऑन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। देखिए वो क्या कहते हैं, इन्होंने 3 तरह की फर्म्स बनाई हैं, ग्रोथ फर्म है, डिक्लाइनिंग फर्म है और एक तीसरी नॉर्मल फर्म है। तो पहला देखिए हम ग्रोथ फर्म की बात करते हैं। ग्रोथ फर्म में क्या होता है कि रिटर्न ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, यानी कि कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं कि उस प्रॉफिट को वो आगे अपने बिजनेस में ही बढ़ा सकता है, यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में उनका रिटर्न ज़्यादा मिलेगा तो उन्हें रीइन्वेस्ट कर देना चाहिए, और जितना शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा उन्हें कंपनी को रिटर्न मिलेगा कंपनी में। जैसे याद ये आप ये कह सकते हैं कि अगर हम शेयर होल्डर्स को वो पैसा बांट दें, प्रॉफिट बांट दें, तो वो उतना अर्न नहीं कर पाएंगे जितना कंपनी में ही उस पैसे को इन्वेस्ट करके कंपनी अर्न कर सकती है, और कंपनी अर्न करेगी तो फ़ायदा तो शेयर होल्डर्स को ही होना है। तो अगर कंपनी को पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी है और वो ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकती है, तो उस कंडीशन में कंपनी को प्रॉफिट नहीं बांटना चाहिए, बिल्कुल जीरो पे आउट रखना चाहिए, जीरो डिविडेंड दे, मानी कि बिल्कुल डिविडेंड ना दे और सारे प्रॉफिट को वो अपने बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर दे। और इसका उल्टा अगर आप देखें कि रिटर्न कम है और शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, तब ये कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई कि भाई अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हम उतना रिटर्न हासिल नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा है कि अपने शेयर होल्डर्स को हम बांट दें। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट को रोकना नहीं चाहिए और कंपनी को वो प्रॉफिट 100% दे देना चाहिए, कि अगर कंपनी रोकेगी तो वो पैसा बर्बाद ही होगा। इससे बेटर है कि अपने शेयर होल्डर्स को दे दे, उस शेयर होल्डर्स को वो अपनी अच्छी जगह पे उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे ज़्यादा रिटर्न हासिल कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं हैं तो वो अपने प्रॉफिट को 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे, डिविडेंड बांट दे। तो देखिए दोनों कंडीशंस हो गई, अगर कंपनी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो रोक ले, और कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो डिविडेंड बांट दे, 100% डिविडेंड दे दे। और तीसरा है देखिए ग्रोथ फर्म होती हैं जो R=C है, यानी कि रिटर्न भी बराबर है और कॉस्ट भी बराबर है, कि अगर हम कमाएंगे तो भी उतना ही कमा रहे हैं, शेयर होल्डर्स को दे देंगे तो वो भी उतना ही कमाएंगे, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप 0% दो कि 100% दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी परसेंट आप दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में डिविडेंड पॉलिसी पे, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स पे कोई फ़र्क डिविडेंड पॉलिसी का नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं है, फर्म की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कंपनी आप प्रॉफिट बांटे या ना बांटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों बराबर हैं, और ऐसी फर्म्स को हम नॉर्मल फर्म्स भी कहा करते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल फर्म्स। तो देखिए 3 कंडीशंस हो गई नीचे पिंक कलर में आप देख सकते हैं। अगर R= रिटर्न ज़्यादा है, ग्रेटर देन कॉस्ट है, तो सारी रिटेन अर्निंग्स को रोक लेना चाहिए। इफ़ रिटर्न कम है तो सारी अर्निंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए,
और आर इक्वल टू सी है तो आइदर पे डिविडेंड्स और रिटेन प्रॉफिट्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो डिविडेंड दे दो चाहे ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वॉल्टर मॉडल जो है, इन्होंने कुछ अजम्पशंस रखे गए हैं, कुछ एज्यूम करा है इन्होंने। क्या एज्यूम करा है देख सकते हैं। पहला है इंटरनल फाइनेंसिंग। यहाँ पर ये मान रहे हैं कि कंपनी जो है अपने प्रॉफिट्स को ही दोबारा से इन्वेस्ट करेगी, बाहर से कोई फंड्स वो नहीं ले रही है, ये एज्यूम करा गया है। और दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर ये भी एज्यूम करा गया है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम यूज़ कर रहे हैं तो फर्म के बिजनेस रिस्क पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ फिक्स्ड रहेगा। और जो डिस्ट्रीब्यूट, तीसरा पॉइंट है 100% पे आउट और रिटेंशन। जो भी अर्निंग्स हैं या तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, मतलब 100% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या 100% हम रोक रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर, यानी कि डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर पे भी कोई फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स हैं। और इनफाइनाइट टाइम, और ये भी माना गया है कि कंपनी इनफाइनाइट है, गोइंग कंसर्न है, लंबे समय तक कंपनी चलती रहेगी। ये कुछ अजम्पशंस हैं जो वॉल्टर्स मॉडल ने माने हैं अपने मॉडल बनाते समय। ये वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। DPS है, प्राइस निकलेगी, मार्केट वैल्यू निकल कर आएगी फर्म की। डिविडेंड पर शेयर है, प्लस जो R और C हमने माने थे, रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अर्निंग पर शेयर में से DPS माइनस करेंगे अपॉन रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये फार्मूला आपको याद करना है, ध्यान रखना है। कुछ क्रिटिसिज्म भी थे, लिमिटेशंस हैं कुछ, कि जैसे इन्होंने कहा कि भाई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं लेंगे, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, कंपनी को बाहर से उधार भी लेना, कर्ज लेना पड़ता है। और फिर ये भी कहा कि कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न भी बदलता रहता है। अब इनका मानना है कि कांस्टेंट रहेगा, तो रेट ऑफ रिटर्न तो फिक्स हो नहीं सकता, रिटर्न तो सिचुएशन के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। ऐसे ही इन्होंने कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी, जो C वैल्यू है वो भी उन्होंने कहा फिक्स है, तो वो भी फिक्स नहीं रहती है, अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से वो भी कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, क्रिटिसिज्म हैं, जो लोगों ने कहा कि भाई ये नहीं होनी चाहिए थी और ऐसा नहीं होता है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको ये कंसेप्ट और आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं वॉल्टर्स मॉडल से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन 1 देखें आप। सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहाँ पे अर्निंग पर शेयर ऑफ ABC लिमिटेड। अर्निंग पर शेयर है 10 रुपये, सबसे ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर है, ठीक है। तो यानी कि जब हम आंसर करेंगे तो अर्निंग पर शेयर हमें दी गई है, EPS हो गया हमारा ₹10। सिंपल। कैपिटलाइजेशन रेट है जिसे हम क्या नाम देंगे, C हमें दिया हुआ है 10%, 10% कह लीजिए या 0.10 कह लीजिए। और 3 ऑल्टरनेटिव्स हमें दे रखे हैं। 0% पे आउट रेशियो, कि अगर हम बिल्कुल ना दें, 0% पे आउट मतलब बिल्कुल भी ना दें डिविडेंड, या 50% या 100%। तो अगर हम DPS भी हमें फॉर्मूले में चाहिएगा, DPS निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर 0% पे आउट है तो DPS तो हो गया 0, क्योंकि डिविडेंड तो कुछ देना ही नहीं है। अगर 50% पे आउट है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है 50% अगर पे आउट हम करते हैं तो 50% यानी अर्निंग्स का 50% कितना हो गया, DPS हो जाएगा यहाँ पर 5 रुपये। और अगर 100% पे आउट रेशियो है तो DPS हो जाएगा 100%, मतलब पूरा का पूरा जो अर्निंग्स हमारी 10 रुपये हुई हैं पूरी की पूरी हमने शेयर होल्डर्स को बांट दी। तो ये हो गया हमारा DPS। अब हम अपने देखिए 3 कंडीशंस हैं। 15 अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पर देखिए रिटर्न अर्निंग्स का अगर हमें ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी मिलती है तो रिटर्न हमें मिलेगा 15%, 8% या 10%। तो तीनों के हिसाब से हमें ये प्रश्न करना है, ठीक है। तो पहले हम A पॉइंट देख लेते हैं। रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारा वो कितना मान रहे हैं, 15%। तो अगर हम 15% के हिसाब से हम अपने प्रश्न को करेंगे तब प्राइस क्या निकलेगा इन तीनों कंडीशंस में, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन में, ठीक है। क्वेश्चन को आप पहले कॉपी कर लीजिए जिससे कि
आप जब क्वेश्चन आंसर करें तो वो परेशानी ना आए बार बार देखने में। तो अब हम देखते हैं, अगर DPS 0% अगर हम पे आउट रखते हैं तो देखिए रेट ऑफ रिटर्न 15% है और कॉस्ट है 10%, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, यानी R जो है वो ग्रेटर देन C है, R इज़ ग्रेटर देन, रिटर्न ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में वॉल्टर मॉडल वाले क्या कहते हैं कि भाई रिटर्न ज़्यादा है तो आपको 100% रोक लेना चाहिए। तो अब हम तीनों के हिसाब से प्राइस देखेंगे कि क्या प्राइस निकल कर आएगी। तो पहली देख लेते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट में क्या था हमारा, अगर DPS 0% है तो डिविडेंड DP रेशियो 0% है तो क्या फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला देखिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, P = DPS प्लस R डिवाइडेड बाई C, EPS माइनस DPS और ये होल डिवाइडेड बाई C। फार्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ जिससे कि बार बार ना लिखना पड़े। तो ये फार्मूला हमारा है ही, आपने अभी पीछे वॉल्टर्स मॉडल में देखा होगा। DPS, अब देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूले में लगाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, चेक करें। DPS अगर 0% तो DPS तो 0 हो गया। R रिटर्न कितना है 15%, इसको हम 0.15 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 0.15, C फिक्स है 0.10 और अर्निंग पर शेयर 10, DPS 0 और होल डिवाइडेड बाई 0.10। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये बचा आपका 15 गुणा 10, मतलब ये 0.15 है, ये 0.10 है। पॉइंट अगर हम हटा देते हैं और 10 से ये गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 15 और नीचे है आपका डिवाइडेड बाई 0.10, तो ये आ गया आपका 150। पहली कंडीशन में आ गया ये 150, प्राइस आ गई आपकी P = प्राइस आ गई आपकी शेयर की 150 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करें, अगर दूसरी कंडीशन हम लगाते हैं, DP रेशियो हमारा 50% है तो P = क्या हो जाएगा, 50% में DPS हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 0 की जगह हमारा कितना हो जाएगा DPS, देखिए 5 रुपये हो जाएगा। तो 5 प्लस बाकी सब वैसे ही रहेगा और 10 - 5 होल डिवाइडेड बाई 0.10 और ये भी सब 0 पॉइंट ही माने जाते हैं, 0.10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए वैल्यू आ रही है आपकी, तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी, रुपीज़ में आएगी 125 रुपये। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये 125 रुपये निकल कर आएगी। और तीसरी कंडीशन, हम DP रेशियो अगर हम 100% रखते हैं तो प्राइस कैसे निकलेगा, 5 की जगह कितना हो जाएगा, पूरी अर्निंग्स हमारी 10 रुपये हैं तो DPS हो जाएगा 10 रुपये। तो 10 रुपये प्लस बाकी वैसे ही रहेगा 0.10, 10 - 10 होल डिवाइड बाई 0.10, तो ये ₹100 निकल कर आएगा। तो अब आप देखिए, जब रिटर्न हमें कंपनी को ज़्यादा मिल रहा है तो कंपनी को 100% रोक लेना चाहिए। देखिए डिविडेंड अगर 100% रोक लेंगे, 0 देंगे यानी कि कुछ नहीं देंगे, तो देखिए प्राइस 150 रुपये आ रही है, अच्छी बात है ये। लेकिन जैसे जैसे वो डिविडेंड बांटते जाएंगे उनके शेयर के प्राइसेस वैल्यूएशन कम होती चली जाएगी। तो जितना ज़्यादा डिविडेंड देंगे प्राइसेस उतने वैल्यूएशन फर्म की कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिटर्न कंपनी के अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा रिटर्न हमें मिल सकता है तो कंपनी को सारा पैसा रोककर उसे अपनी ही बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर देना चाहिए, दोबारा पुनर्निवेश कर देना चाहिए। तो ये इससे क्लियर हो जाता है कि अगर रिटर्न कंपनी के ज़्यादा है तो 100% ज़्यादा पूरा रोकने पे, डिविडेंड रोकने से, यानी कि अर्निंग्स को हम अपने पास ही रोक लें, डिविडेंड ना दें तो प्राइस सबसे ज़्यादा रहेगा। लेकिन डिविडेंड देते जाएंगे तो प्राइसेस देखिए कम होते चले गए। तो ये हमें क्लियर हो जाता है इससे। ये हमने देखा 15% के हिसाब से। अब हम दोबारा देखेंगे इसको 8% के हिसाब से। तो दोबारा से इस प्रश्न को हम करेंगे। अब हम B पॉइंट कर लेते हैं। B पॉइंट
बी पॉइंट में देखेंगे आप, तो अब हम क्या कर लें, जो ये रिटर्न है हमारा, रेट ऑफ रिटर्न जो है, अब हम रेट ऑफ रिटर्न को मान लेते हैं कितना, क्वेश्चन के हिसाब से 8%, 8% यानी कि 0.08 भी कह सकते हैं। अब इसके हिसाब से हम फॉर्मूला फिर वही फर्स्ट पॉइंट में, अगर डीपी रेशियो आपका 0% है तो क्या कंडीशन बनेगी, P इक्वल टू, तो देखिए हमारा 0% पे हम डिविडेंड 0 देंगे। फॉर्मूला वही है आपका, देखिए सेम जो आपने ऊपर लिख रखा है, DPS प्लस R/C, यही फॉर्मूला रहेगा। डिविडेंड 0 दे रहे हैं हम, प्लस रेट 0.08 डिवाइडेड बाई 0.10 और 10 अर्निंग पर शेयर माइनस 0 और डिवाइड बाई 0.10। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा ₹80 निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। अगर डीपी रेशियो आपका कितना कर दें, 50%, तब प्राइस कितना निकलेगा, यानी कि हम 50% डिविडेंड दे दें और रिटर्न हमारा अब 8% है, तो 50% में डीपीएस हो गया ₹5, क्योंकि ₹10 की अर्निंग है तो 50% ₹50 हम डिविडेंड दे देंगे। बाकी वैसे ही रहेगा 0.10, 10 माइनस 5, 0.10। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये रुपीज़ आपका, हम क्योंकि 50% पर हैं तो ₹90 निकल कर आएगा। और तीसरी कंडीशन, डीपी रेशियो आपका 100% कर दें तो प्राइस कितना निकलेगा, पूरा ₹10 हम दे दें, प्लस 0.08, 0.10, 10 माइनस 10 होल डिवाइड बाई 0.10, तो ये आएगा ₹100। अब देखिए ये वाली कंडीशन जो है, रिटर्न हमारा कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, कॉस्ट है ज़्यादा 10% और रिटर्न है केवल 8%, तो रिटर्न कम मिल रहा है कंपनी को जबकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो बेटर है कि जब कंपनी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, रिटर्न कम मिल रहा है, तो बेटर है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो डिविडेंड बांट दे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर डिविडेंड रोकेंगे तो प्राइस कम है, लेकिन जैसे जैसे डिविडेंड बढ़ाते जाएंगे 100% पे पहुँच जाएंगे तो प्राइस सबसे ज़्यादा रहेगा 100, और अगर डिविडेंड कम देंगे तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो वैल्यू कम हो जाएगी फर्म की। ऐसी सी कंडीशन देख लेते हैं। अगर रेट ऑफ रिटर्न आपका है 10%, यानी कि 0.10, यानी कि R इज इक्वल टू C, ये देखें समझें आप, ये R इक्वल टू C कि रिटर्न जो है 10 है और हमारी कॉस्ट कैपिटल भी ₹10 है क्वेश्चन में, तो अब दोनों बराबर हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि आप डिविडेंड दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हम देख लेते हैं करके। डीपी रेशियो अगर 0% है तो प्राइस कितनी रहेगी, 0 प्लस 0.10 अपॉन 0.10, 10 माइनस 0 होल डिवाइडेड 0.10, तो ये आ गया ₹100। पहला निकल कर आया 100, सॉल्व करा हमने, 100 निकल कर आया। दूसरा डीपी रेशियो अगर हम मान लें 50% पर, तो प्राइस कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 0.10 अपॉन 0.10, 10 माइनस 5 और 0.10। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये भी ₹100 आएगा। तीसरी कंडीशन है हमारी, डीपी रेशियो अगर 100% हम डिविडेंड दे दें तो प्राइस कितनी आएगी, 10 प्लस 0.10 अपॉन 0.10, 10 माइनस 10 होल डिवाइडेड बाई 0.10, तो ये भी सॉल्व करेंगे आप तो ₹100 निकल कर आएगी। तो देखें आप तीनों कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न और कॉस्ट बराबर है, जितनी लागत आती है उतना ही रिटर्न मिल रहा है, तो आप अपने प्रॉफिट्स को, अपनी अर्निंग्स को रोकें या डिविडेंड दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं कि तीनों कंडीशन में ही हमारा ₹100 ही प्राइस आ रही है, शेयर की वैल्यू बराबर आ रही है। तो ये तीनों कंडीशंस हमारी क्लियर हो जाती हैं कि रिटर्न अगर हमारा ज़्यादा मिलता है तो हमें पैसा रोक लेना चाहिए, डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, और अगर रिटर्न कम है तो हमें 100% बांट देना चाहिए डिविडेंड। और अगर बराबर है, R इक्वल टू C है, तो आप बांटें या ना बांटें
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फर्म की वैल्यू पर। देखिए यहाँ पे तीनों में बराबर ही आ रही है। तो इस तरह से ये प्रश्न हमें करना है। मैं समझता हूँ आपको थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लिया करें जिससे कि आपको आंसर करते वक्त परेशानी ना आए। यहाँ पर देखिए XYZ लिमिटेड है जो डिविडेंड फॉलोइंग डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करती है जिससे कि मार्केट वैल्यू उनके फर्म की मैक्सिमाइज हो सके। देखिए क्या लिख रहा है, अकॉर्डिंगली ईच ईयर एट डिविडेंड टाइम द कैपिटल बजट इज रिव्यूड इन कंजंक्शन विद द अर्निंग्स फॉर द पीरियड एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द शेयर होल्डर्स। मतलब चेक करते हैं जब कैपिटल बजट बनता है डिविडेंड के टाइम पर कि क्या कंडीशंस कैसी सही रहेंगी, अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। इन द करंट ईयर देखिए द फर्म रिपोर्ट्स, कंपनी को अर्निंग्स होती है 6 लाख रुपए की और ये एस्टिमेट कर रहे हैं डेट फर्म कैन अर्न ₹1,20,000 इफ द अमाउंट्स आर रिटेन्ड, कि जो 6 लाख की अर्निंग्स हैं इसको अगर वो रोक लेते हैं तो 1,20,000 रुपये की इससे अर्निंग हो सकती है कि इस पैसे को रोक कर 6 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दें बिजनेस में ही तो उससे 1,20,000 रुपये का फ़ायदा होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, फिर कहते हैं इन्वेस्टर्स के पास ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो 10% उन्हें ब्याज मिल सकता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई हमारी 10%। फर्म के पास 60,000 शेयर्स हैं प्रेजेंट में। अब आपसे एडवाइस पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ द कंपनी इफ इट विशेज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो आपसे पूछा है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए ऐसी कंडीशन में। तो बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कैपिटलाइजेशन रेट अगर आप देखें, कैपिटलाइजेशन रेट अगर देखें तो वो 10% बताया गया है, ये 10% बताया गया है, 10% यानी कि 0.10 कह सकते हैं। इसके बाद रेट ऑफ रिटर्न जो आर हम जिसे कहते हैं ये तो सी हो गया। अगर रेट ऑफ रिटर्न आपको देखना है यानी आर तो कैसे देखेंगे, हमें 1,20,000 का फायदा होगा, 6 लाख रुपए कंपनी की अर्निंग्स को इन्वेस्ट करते तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100 करें तो परसेंटेज में आ जाएगा 20% आ जाएगा। तो आर हो गया आपका 20% या 0.20 भी कह सकते हैं। अब अर्निंग पर शेयर हमारी कितनी है, 6 लाख रुपए की अर्निंग्स है तो अर्निंग्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, तो अर्निंग्स है हमारी 6 लाख रुपए, नंबर ऑफ शेयर्स है 60,000, तो एक शेयर पर अर्निंग हो गई 10 रुपये यानी ₹10। अब देखिए कंडीशंस, हमसे पूछा है कि कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि रेट ऑफ रिटर्न देखिए ज़्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है और कॉस्ट हमारी कम है। तो जब रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है कंपनी को तो वो अपनी अर्निंग्स को रोक कर रखे यानी डिविडेंड ना दे। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एज आर इज ग्रेटर देन सी, तो क्या करना चाहिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0 होना चाहिए। अब देखिए हम प्राइस निकाल लेते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है, DPS प्लस R डिवाइड बाई C, EPS माइनस DPS होल डिवाइडेड बाई C। तो DPS डिविडेंड कितना होना चाहिए, 0, यानी कि DPS 0 होना चाहिए, प्लस R है 0.2, C है 0.1, डिविड अर्निंग पर शेयर है 10, डिविडेंड 0 और 0.1 या 0.2 0.1 कह सकते हैं। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा ₹200। तो प्राइस हमारी 200 आ जाएगी और हमसे पूछा है कि कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए, शुड बी 0 होना चाहिए कि डिविडेंड ना दे, क्योंकि रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है कंपनी को और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे संबंधित। क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिएगा।
जिससे कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। देखिए 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाई टू यू असर्टेन वेदर फर्म्स डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमल अकॉर्डिंग टू वॉल्टर। पूछा है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो सही है, जो डिविडेंड इस समय दे रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो हमारी पहला अर्निंग्स है 1 लाख रुपए और कंपनी के पास 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं। कैपिटल जो है कंपनी की 10 लाख रुपए की है। तो इससे हम कैलकुलेशन करते हैं। और 1 साल पहले ये कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था। अब यहां पर हमें देख रहा है द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इट्स करंट रेट ऑफ अर्निंग्स ऑन इन्वेस्टमेंट। यहां पर ये हमें और भी देखना है कि फर्म की जो प्राइस अर्निंग हमें दे रखा है, प्राइस अर्निंग रेशियो भी नई चीज दे रखी है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। जो कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये क्वेश्चन में रह गया है लिखना, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कंपनी की 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट 10 रुपीज़ का एक है, एट द रेट 10 रुपीज़, ये 100 रुपीज़ है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो 10,000 शेयर हैं, 100 रुपये का एक शेयर है, तो 10 लाख रुपए की कंपनी की कैपिटल हमें दी हुई है। अब हम क्वेश्चन को करेंगे। अब पहले तो देखिए अर्निंग पर शेयर हमें निकालना है। अर्निंग्स कितनी हो रही हैं? 1 2 3 4, 1 लाख रुपए की अर्निंग्स हो रही हैं। तो अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो अर्निंग्स 1 लाख रुपए की हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 हैं, तो ₹10 आ गई आपकी अर्निंग पर शेयर। जो प्राइस अर्निंग रेशियो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्राइस अर्निंग रेशियो का रिलेशन होता है एक मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग प्राइस पर शेयर, और ये हमें कितनी दे रखी है? 12.5 ये हमें दी गई है। तो इससे मार्केट प्राइस पता चल जाएगी। अर्निंग पर शेयर तो 10 है, इक्वल टू 12.5, तो MPS हो गया आपका 12.5 गुणा 10 इक्वल टू 125। 125 रुपये आपके मार्केट प्राइस पर शेयर हो गई। सी कैपिटलाइजेशन रेट, जिसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन रेट जो है, यानी कि जो सी है वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहाँ मिलेगा? ये निकालना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालते हैं समझ लें। अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100 करेंगे तो इस तरह से कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा कि कंपनी की लोग जो मार्केट प्राइस है 125 रुपये का एक शेयर खरीद रहे हैं और कंपनी को अर्निंग कितनी हो रही है? केवल 10 रुपये की, तो उससे वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल कर आ जाएगी, कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। तो 10/125 इंटू 100, तो ये निकल कर आएगा 8%। तो कैपिटलाइजेशन रेट का ये फॉर्मूला होता है 8% आपका वैल्यू निकल कर आएगी कि लोग अगर 125 रुपये लगाते हैं इन्वेस्टर्स तो उन्हें 10 रुपये की अर्निंग होगी। तो 8% कैपिटलाइजेशन रेट हो गया। हमें आर भी चाहिए, रेट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी आर चाहिए हमें। वो कैसे निकालेंगे? देखिए कंपनी को कितनी अर्निंग होती है? 1 लाख रुपए, और कितना रुपए इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी ने? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की कैपिटल है और उन्हें 1 लाख की अर्निंग होती है। तो अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इंटू 100 कर दीजिए। तो अर्निंग्स हमें कितनी हो रही है? 1 लाख रुपए, टोटल कैपिटल है 10 लाख इंटू 100, तो ये आ गई आपकी 10%। अब 10% हमारा रिटर्न है, कॉस्ट है 8%। तो यानी कि इस कंडीशन में देखिए आप
कि 10% रिटर्न ज़्यादा है तो कंपनी को वैसे तो 100% डिविडेंड नहीं देना चाहिए, मतलब 0% देना चाहिए, यानी कि पूरा पूरा रोक लेना चाहिए। लेकिन ये डिविडेंड दे रहे हैं 75,000, 10,000 शेयर्स पे 75,000 है। तो अगर हम डिविडेंड पर शेयर निकाल सकें तो हम निकाल सकते हैं, या डिविडेंड पे आउट रेशियो भी निकाल सकते हैं कि इस समय प्रेजेंट कंडीशन क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है ये चेक कर सकते हैं हम। तो कंपनी डिविडेंड दे रही है अभी आपको 75,000 और अर्निंग्स है हमारी 1,00,000, यानी कि पे आउट कैसे निकालते हैं, डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, तो इनटू 100 कर लीजिए, परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये निकल कर आ जाएगा 75%। डीपीएस चाहिए तो डीपीएस भी निकाल सकते हैं। डिविडेंड पर शेयर 75% हमारी अर्निंग है, वैसे भी निकाल सकते हैं आप। 75,000 है डिविडेंड और 10,000 शेयर है, तो भी 7.5 रुपये आ जाएगा निकल कर डीपीएस। तो अब हम अपने फॉर्मूले में लगा सकते हैं। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला तो हम कई बार लिख चुके हैं। प्राइस इक्वल टू डीपीएस हो गया 7.5 प्लस आर है 0.10, सी है 0.08 और 10 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाई 0.08। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ₹132.81 आएगा निकल कर। अब देखिए कंडीशन क्या कहती है कि एज हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सही है कि नहीं है, वेदर, क्वेश्चन को आप दोबारा देखेंगे तो लिखा हुआ है वेदर फर्म्स डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमल। तो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर हमें क्या देखना है, तो देखिए एज रिटर्न इज ग्रेटर देन सी, यानी कि रिटर्न है हमारा 10% और कॉस्ट है 8%। तो इस कंडीशन में डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए 0%। सो प्रेजेंट पोजीशन जो कंपनी की है, प्रेजेंट डिविडेंड जो पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है कंपनी का, रेशियो इज नॉट ऑप्टिमल। ऑप्टिमल मीन्स सही है कि नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि क्या होना चाहिए इस कंडीशन में, क्या होना चाहिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% होना चाहिए, शुड बी 0%। लेकिन तो इसलिए क्योंकि रिटर्न कंपनी का ज़्यादा मिल रहा है, तो हम बाहर देने की जगह है कि हम उस पैसे को खुद ही इन्वेस्ट कर दें तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0% होना चाहिए। तो जो प्रेजेंट में 75% हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो आ रहा है वो ऑप्टिमल नहीं है। ये हमारा आंसर इसमें हो गया। देखिए सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है, बी पॉइंट, व्हाट शुड बी द प्राइस अर्निंग रेशियो एट विच द डिविडेंड पे आउट रेशियो विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। तो देखिए कि व्हाट शुड बी द प्राइस अर्निंग रेशियो कितना होना चाहिए। तो ये बी पॉइंट देखते हैं हम। तो बी पॉइंट में अगर आप देखेंगे, देखिए हम क्या जानते हैं, एज वी नो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर इफ आर इज इक्वल टू सी देन there will be no effect on the value of share। ये तो पता ही है आपको, रिटर्न और कॉस्ट बराबर है तो आप डिविडेंड दे ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे एज आर इज इक्वल टू कितने परसेंट है, 10%। सो पीई रेशियो जो है, जो हमारा पी रेशियो ऑफ 100/10 कर लीजिए आप इसको, क्योंकि 10% है तो 100/10 यानी कि 10 टाइम्स हो गया। 10 टाइम्स वुड हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। ये इसका आंसर हो गया कि जितना भी आ रहा है उतने टाइम्स पी रेशियो अगर रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
प्राइस अर्निंग रेशियो, क्योंकि मार्केट प्राइस को कंपेयर करते हैं, कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। अब सी पॉइंट देख लेते हैं। विल योर डिसीजन बी चेंज इफ पी रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5। अगर 12.5 है और ये 8 हो जाए तो क्या कंडीशन प्राइस की बनेगी, वैल्यू ऑफ फर्म की बनेगी, तो वो भी देख लेते हैं। सी पॉइंट, तो सी पॉइंट देख लेते हैं। अगर पीई रेशियो कितना कह रहे हैं अब, ये 8 हो जाए इक्वल टू 8, सी कितना निकल कर आएगा फिर हमारा 1/8 इंटू 100 यानी कि 12.5%। सी निकल कर आ जाएगा हमारा 12.5%। तो यहां पर आप देखेंगे C इज ग्रेटर देन R, यानी कि C 12.5% है, रिटर्न हमारा 10% ही है, तो ये ग्रेटर देन हो गया। सो रिटर्न ज़्यादा है तो 100%, भाई देखिए कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इस समय कॉस्ट ज़्यादा हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए, 100% डिविडेंड दे देना चाहिए। सो 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो वुड मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ शेयर्स। और हम फॉर्मूले में देख भी सकते हैं, P इक्वल टू 10 अर्निंग्स थी प्लस 0.10 और ये हो गया 0.125। 12.5 को इसको हम 0.125 भी लिख सकते हैं, 0.125। 10 माइनस 10, अगर हम 100% डिविडेंड दे देते हैं, सो 100% डिविडेंड दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई 0.125, तो ये रुपीज़ निकल कर आ जाएगा 80। तो इस तरह से हम प्रश्न को, वॉल्टर्स मॉडल के क्वेश्चंस को करते हैं। मैं समझता हूँ आपको वॉल्टर मॉडल कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे गॉर्डन्स मॉडल सीखेंगे। अब हम सेकंड मॉडल देखेंगे, गॉर्डन्स मॉडल। ये भी रेलेवेंस कंसेप्ट है। ये भी कहते हैं कि फर्म के डिविडेंड ना देने से कंपनी की वैल्यू पर फ़र्क पड़ता है। तो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड इवॉल्व बाय एम.जे. गॉर्डन। तो ये भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल करंट डिविडेंड एज वेल एज फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर रेलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ फर्म। यानी कि फर्म जो डिविडेंड दे रहे हैं करंट में और जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स होंगे, उनका फ़र्क पड़ता है डिविडेंड इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ फर्म। इनके भी कुछ अजम्पशंस हैं जो वॉल्टर्स मॉडल की तरह ही हैं, कि द फर्म इज़ एन ऑल इक्विटी फर्म, यानी कि फर्म में सारे ऑल इक्विटी यानी कि सब इक्विटी शेयर्स ही इशू करे गए हैं, लोन वगैरह कर्ज वगैरह नहीं लिया गया है। नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज़ अवेलेबल और यूज्ड, यानी कि बाहर से कोई फाइनेंसिंग हम नहीं कर रहे हैं, केवल रिटेन्ड अर्निंग्स जो हमारी प्रॉफिट है उसको ही हमने रोक रखा है आगे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो R से डिनोट करा गया है और कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो K से डिनोट करा गया है, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल K है, वो दोनों कांस्टेंट हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो ग्रेटर है देन ग्रोथ रेट, BR से ग्रोथ रेट को डिनोट करा गया है। रिटेंशन रेशियो जो एक बार डिसाइड हो गया वो सेम रहेगी, उसी तरह से ग्रोथ रेट जो है वो भी सेम है। और फर्म का परपेचुअल लाइफ है, लॉन्ग लाइफ है, मंथ्स गोइंग कंसर्न है, फर्म चलती रहेगी, कोई बंद होने वाली नहीं है। तो ये कुछ उनके अजम्पशंस हैं जिनके बेस पर इन्होंने ये मॉडल या फॉर्मूला बनाया है। इनका फॉर्मूला कहता है, गॉर्डन्स मॉडल जो हैं वो बता रहे हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू कि डिविडेंड और रिटेंशन रेशियो दोनों रिलेवेंट हैं वैल्यू ऑफ फर्म के लिए, फ़र्क पड़ता है फर्म की वैल्यू पर। मॉडल टेक्स इनटू कंसिडरेशन, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्होंने लिए हैं, जैसे करंट डिविडेंड लिया है, एंटिसिपेटेड ग्रोथ यानी डिविडेंड आगे कितना बढ़ेगा उस पर भी इन्होंने जिक्र करा है, कैपिटलाइजेशन रेट यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल K कहा गया है, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो R माना गया है, यानी कि रिटर्न R माना गया है, कॉस्ट K मानी गई है। और ग्रोथ को यानी कि BR जो नाम दिया गया है वो कंपनी की ग्रोथ को लिए कहा गया है कि कंपनी को री इन्वेस्टमेंट करना है, रिटेन अर्निंग्स यानी कि अपनी जो अर्निंग्स हैं उनको दोबारा री इन्वेस्ट करना है और बाहर से कोई कर्ज नहीं लेना है। इनका भी अपना फॉर्मूला दिया गया है। E का मतलब यहाँ पे वैल्यू P इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म है, यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। E का मतलब अर्निंग पर शेयर है। 1 माइनस B का मतलब है रिटेंशन रेशियो, यानी कितने % हम रोक रहे हैं।
के हमारी वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटलाइजेशन रेट है, बी रिटेंशन रेशियो है और आर रेट ऑफ रिटर्न है आप यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फर्म की वैल्यू निकालेंगे, यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर भी इम्प्लीकेशंस देखेंगे गॉर्डन्स मॉडल के लिए, ये भी वॉल्टर्स मॉडल की तरह ही हैं। और ये कहते हैं कि अगर रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो जब रिटर्न ज़्यादा है तो हमें अपनी अर्निंग्स को अपने पास रोक लेना चाहिए, डिविडेंड्स नहीं देना चाहिए, यानी कि फर्म को कम डिविडेंड या ना के बराबर डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे अगर डिविडेंड कम कर देंगे, पे आउट रेशियो डिविडेंड का कम रहेगा तो शेयर के प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि रिटर्न ज़्यादा है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो कॉस्ट कैपिटल कम है, तो रिटर्न अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हमें अपनी अर्निंग्स को रोक के रखना चाहिए और उसे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, जिससे कि रिटर्न कंपनी को ज़्यादा मिलेगा और अल्टीमेटली फ़ायदा तो शेयर होल्डर्स को ही होना है। और अगर R इक्वल टू K है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिटर्न और कॉस्ट बराबर है तो आपके पास रहे या शेयर होल्डर्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कोई इफेक्ट डिविडेंड पॉलिसी का नहीं पड़ेगा फर्म की वैल्यू पर। अब अगर थर्ड पॉइंट है, रिटर्न अगर कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो रिटर्न कम है कंपनी के पास, इसका मतलब कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो बेटर है कि वो 100% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को बांट दे। तो शेयर के प्राइसेस तभी बढ़ेंगे जब डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ेगा, यानी कि डिविडेंड पे आउट 100% हो जाए तो शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा है और कंपनी की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये तीनों पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर गॉर्डन्स का फॉर्मूला बेस करता है। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे गॉर्डन मॉडल से रिलेटेड। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ABC लिमिटेड फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट ऑफ 80%, 80% अर्निंग्स का वो डिविडेंड दे देते हैं। अर्निंग पर शेयर 2018-19 में 5 रुपये का हुआ है और जो एक्सपेक्टेड है कि 20% ग्रो करेगा अगले वर्ष यानी 2019-20 में। फर्म्स की अर्निंग्स 18% है इन्वेस्टमेंट पे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है। अब हमें कंप्यूट द वैल्यू ऑफ शेयर एज ऑन 1 अप्रैल 2019 यूजिंग द गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन मॉडल को हम यूज़ करेंगे। तो देखिए EPS आंसर निकालेंगे, तो देखिए EPS देख लेते हैं, क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिएगा। तो EPS अगर आप देखें तो हमें दिया हुआ है अर्निंग पर शेयर 5 रुपये है प्लस 20% ग्रो करेगा, तो 20% ऑफ 5/100 ऐड कर लेंगे, तो 5 प्लस और इसको हम 100/100, तो ये हो गया 5 + 1 = 6 आ गया। तो अर्निंग पर शेयर हो गया ₹6 हो गया आपका। DP रेशियो अगर हम देखें, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितने प्रतिशत है, 80% हमें दिया हुआ है। तो DP रेशियो जो है डिविडेंड पे आउट रेशियो 80% गिवन है, यानी 0.8 भी कह सकते हैं आप। आपका पहला हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, प्राइस इक्वल टू E1 - B अपॉन K - BR, ये हमारा फॉर्मूला है, आप जानते ही हैं। E का मतलब अर्निंग पर शेयर है, तो E कितना हो गया हमारा 6 हो गया। B होता है हमारा रिटेंशन रेशियो, B होता है हमारा रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन का मतलब कितना रोक लिया, तो जब 80% हमने रोक लिया तो B कितना हो जाएगा, रिटेंशन रेशियो हो गया 20%। जब बांट दिया 80%, जब हम 80% बांट रहे हैं तो B हो गया हमारा 20%, यानी B हो गया रिटेंशन रेशियो 20%। R चाहिए हमें, रिटर्न हमें कितना दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में 18%, यानी 0.18 भी लिख सकते हैं। K होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, K हमें दिया हुआ है, वो भी प्रश्न में मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%, यानी कि 15% यानी कि 0.15 लिख सकते हैं आप। अब हम अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ शेयर जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है। फॉर्मूला देखिए आपने लिख ही लिया है, यही फॉर्मूला रहेगा, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें, ठीक है। तो E हो गया आपका 6, 1 - 0.2 होल डिवाइडेड बाई K हो गया आपका 0.15, B कितना है आपका
बी 0.2 मल्टीप्लाइड बाई आर, रिटर्न है हमारा 0.18। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह का ऊपर आ जाएगा आपका 4.8, नीचे हो गया 0.15 माइनस 0.036, और ये आपका आंसर आ जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाई 0.114 इक्वल टू ₹42.10। ये आपका प्राइस निकल कर आ गया। केवल सिंपल फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करी हैं और कुछ नहीं करा है। बहुत ही सिंपल मेथड है ये गॉर्डन्स मॉडल। तो इससे हमारी प्राइस निकल कर आ गई 42.10। कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गॉर्डन मॉडल्स का और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिएगा जिससे कि आप इसको आराम से समझ सकें। देखिए यहाँ पर ये हमें बताया गया है कि अर्निंग पर शेयर हमें बता रखा है और रेट ऑफ रिटर्न आर भी हमें 16% दे रखा है। एज्यूमिंग डेट गॉर्डन्स वैल्यूएशन मॉडल होल्ड्स, यानी गॉर्डन मॉडल चल रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। व्हाट रेट ऑफ रिटर्न शुड बी अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि रिटर्न हमें पूछा है शुड बी अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट्स टू एंश्योर डेट द मार्केट प्राइस इज ₹50, यानी कि 50 आंसर निकल कर आए। जब प्राइस आई वो ₹50 आई और डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 20% है। तो फार्मूला पहले हम देख लेते हैं। फार्मूला तो हम लिख ही चुके होंगे आप, प्राइस इक्वल टू E1 माइनस बी के माइनस बी आर। अब देखिए क्या क्या वैल्यू अवेलेबल है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर देखिए हमें दिया हुआ है EPS, ये जो E होता है ये ₹8 दे रखा है, कोई परेशानी नहीं है। के हमें दिया हुआ है रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर 16%, यानी कि 16% को हम 0.16 लिख सकते हैं। मार्केट प्राइस यानी कि P हमें दिया हुआ है ₹50, यानी कि जो ये P है ये हमें ₹50 दिया हुआ है। B होता है रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन मतलब रोक लिया। तो डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड तो दे दिया इन्होंने 20%, यानी कि DP रेशियो तो 20% है, तो रोक कितना लिया इन्होंने, यानी B हो गया 100% माइनस 20%, तो कितना हो गया 80%, यानी कि 0.80। ये रिटेंशन रेशियो हो गया। अब बस फॉर्मूले में पुट करना है। P हमारा है 50 इक्वल टू E है 8, 1 माइनस 0.8, K है 0.16 माइनस 0.8 इंटू R हमें निकालना है। यही हमसे पूछा है कि व्हाट रेट ऑफ रिटर्न शुड बी अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो R हमें निकालना है। यहाँ पे R ही गायब है, वो ही हमें सॉल्व करना है। बस अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान हो गया ये। देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको 50 को हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 50 जो दिया हुआ है 50 को हमें इससे 0.16 और माइनस का साइन बीच में माइनस 0.8R, और ये 8 गुणा 0.2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1.60। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.60 आ जाएगा। इसको आपको इससे भी गुणा करना है और इसको इससे भी गुणा करना है, तो 50 गुणा 0.16 माइनस 50 गुणा 0.8R इक्वल टू 1.6। 15 को 16.16 से गुणा करेंगे तो आएगा 8, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 40R इक्वल टू 1.60। अब आप 40R को एक तरफ लिख सकते हैं, माइनस के 40R इक्वल टू 1.6, ये इधर आ गया तो ये माइनस के 8 हो गए। आपके बचे ये 40R इक्वल टू 6.40 माइनस के, क्योंकि माइनस का 8 ज़्यादा है। अब ये माइनस माइनस दोनों काट दिए हमने, R इक्वल टू हो गया 6.40 अपॉन 40, तो ये आया 0.16, और अगर परसेंटेज में चाहिए तो 16% आ जाएगा। तो रिटर्न हमारा हो गया 16%, जो हमारा आंसर हो गया। कितना रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, 16% होना चाहिए अगर हमें प्राइस ₹50 रखनी है तो बहुत ही सिंपल है। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं एक। क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिएगा।
इसमें हमें देखना है कि अर्निंग पर शेयर हमें 5 रुपीज दी हुई है, के हमारा 6% है, रिटर्न हमें 8% है। ऑन द बेसिस ऑफ अफर इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिटेंशन रेशियोज। यानी कि 3 रिटेंशन रेशियो इन्होंने, बी जो आता निकलता है, बी जो हम फॉर्मूले में यूज करते हैं वो हमें 3 बार दे रखा है, तो हमें ये तीनों क्वेश्चन बार बार करना है। तो देखिए अर्निंग पर शेयर हमें कितनी दी हुई है, यानी जो ई जिसे हम कहते हैं, जिसे हम ई कहते हैं, वो कितनी दे रखी है 5। रिटर्न आर दे रखा है हमें 8%, यानी कि हम 0.08 लिख सकते हैं। और सी जिसे हम यहाँ पे के कहते हैं, के है आपका 6%, 6% दिया हुआ 0.06 लिख सकते हैं आप। यानी कि ये कंडीशन ऐसी हो गई, सिचुएशन देखिए आप कैसी है कि यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा है, रिटर्न इज ग्रेटर देन के, तो यानी कि हमें 100% रोक लेना चाहिए अर्निंग्स को, डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए। पी का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, E1 माइनस बी के माइनस बी आर। अब देखिए हम पहली कंडीशन देखते हैं कि अगर B हमारा 40% है, B इज इक्वल टू 40% यानी कि 0.40, तब P कितना निकल कर आएगा। तो P कितना आ जाएगा, E सब चीज़ें गिवन है, 1 माइनस 0.4, 0.06 माइनस 0.4 गुणा R है 0.08। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा 6 बचाइए तो ऊपर 3 हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 0.028। सॉल्व करना है, केवल सिंपल मैथमेटिक्स है, तो आपका प्राइस आ जाएगी निकलकर 107.14। तो पहली प्राइस आ गई आपकी 107.14 अगर हम 40% रोक कर रखते हैं तो। सेकंड कंडीशन देखते हैं, अगर B हमारा हो जाए 50% यानी कि 0.50, तब P कितना हो जाएगा, 5 ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस 0.5 हो गया, 0.06 माइनस B हो गया कितना 0.5 इंटू 0.08। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो गया ऊपर 2.5 डिवाइडेड बाई 0.02, तो ये आ जाएगा ₹125। अब प्राइस आ गई आपकी 125 रुपये। बहुत ही सिंपल है, देखिए केवल वैल्यू पुट कर रहे हैं फॉर्मूले में। तीसरी कंडीशन है 60%, B हो जाए 60% यानी कि 0.60, तब प्राइस कितनी हो जाएगी 5, 1 माइनस 0.6, 0.06 माइनस 0.6 इंटू 0.08। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हो गया 2 डिवाइडेड बाई 0.012, तो ये आएगा ₹166.67। तीसरा प्राइस आ गया, तीनों पार्ट आ गए। अब देखिए कंडीशन क्या है। कंडीशन मैंने बताया कि रिटर्न ज़्यादा है, 8% है, कॉस्ट कम है, यानी कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो उसे ज़्यादा पैसा अर्निंग्स का रोक लेना चाहिए। और आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा हम रोकते जाएंगे, 40 से 50 रोका, 50 से अगर हम 60% तक जा रहे हैं तो हमारे वैल्यू, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। देखिए 107 से फिर 125 हो गया, फिर 166 हो गया अगर हमने ज़्यादा रोक लिया। और अगर हम 60% से और ज़्यादा रोकेंगे, 100% रोकेंगे, तो प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये क्लियर हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे रिटेंशन रेशियो हम बढ़ाते जाएंगे, फर्म की मार्केट वैल्यू जो है, यानी कि जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है, वो बढ़ती जाएगी। ये समझने की बात है। तो ये गॉर्डन्स मॉडल भी कहते हैं। गॉर्डन्स मॉडल में भी यही कहा गया है कि रिटर्न अगर ज़्यादा, कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है, रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, तो कंपनी को 100% रोक लेना चाहिए, डिविडेंड नहीं देना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर क्लियर भी हो रहा है। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट मॉडल सीखेंगे, MM मॉडल, यानी मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। नेक्स्ट मॉडल आता है हमारा मोदी गिलानी और मिलर मॉडल। ये इररिलेवेंस कंसेप्ट के बारे में है। अभी तक जो मॉडल हमने देखे, गॉर्डन और वॉल्टर,
वो रेलेवेंस कंसेप्ट थे। वो कहते थे कि फर्म की वैल्यू पर फ़र्क पड़ता है डिविडेंड देने या न देने से। लेकिन मोदी, गिलानी और मिलर कहते हैं कि डिविडेंड देने से फर्म की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोदी, गिलानी, मिलर एज वेल एज सोलोमन एजरा, दे आर मेनली एसोसिएटेड विद द इररिलेवेंस कंसेप्ट। ये इररिलेवेंस कंसेप्ट के बारे में बताते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ये कहते हैं कि डिविडेंड डिसीजन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स और द प्राइसेज ऑफ द शेयर्स एंड हेंस इट इज़ इररेलेवेंट एज फार एज द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म इज़ कंसर्न। यानी कि फर्म की वैल्यूज़ पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या कहते हैं कि इफ़ द फर्म हैज़ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ it will retain the earnings for investment purposes, or if not, the said earnings should be distributed by way of dividend among the shareholders। सिंपल बात है कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो अर्निंग्स को रोक ले, और अगर उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है तो अपने प्रॉफिट को डिविडेंड के फॉर्म में वो बांट दे। तो शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट है अपनी इनकम से, चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में मिले या कैपिटल गेंस के फॉर्म में मिले। कैपिटल गेंस होता है जब शेयर्स कम शेयर होल्डर्स खरीदते हैं जब शेयर्स को, तो जब फिर वो बेचते हैं ज़्यादा पैसे पर तो जो फ़ायदा होता है उसे हम कैपिटल गेंस कहते हैं। सो इट इज़ द अर्निंग्स पोटेंशियल एंड द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू द कंपनी विच अफेक्ट्स द वैल्यू एंड नॉट द डिविडेंड पॉलिसी। तो वो कहते हैं कि अर्निंग्स की पोटेंशियल क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, इससे फर्म की वैल्यू बढ़ती है घटती है, यानी कि डिविडेंड वैल्यू से कोई मतलब नहीं है मोदी, गिलानी, मिलर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए मोदी, गिलानी, मिलर क्या कहते हैं, ये हम पॉपुलरली ना MM अप्रोच भी कहते हैं। तो ये कहते हैं द वैल्यू ऑफ द फर्म इज डिटरमाइंड बाय द अर्निंग पावर ऑफ द फर्म्स एसेट्स और इट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड नॉट बाय द डिविडेंड डिसीजंस। इनका कहना है कि कंपनी के पास अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो कंपनी ग्रो करेगी और अल्टीमेट फ़ायदा शेयर होल्डर्स को ही मिलना है। तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे फ़र्क पड़ता है। इन्वेस्टमेंट जितना अच्छा करेंगे अर्निंग्स उतनी अच्छी होंगी, कंपनी की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। तो डिविडेंड देने ना देने से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कुछ यहाँ पे एज्यूम करे हैं, कुछ अजम्पशंस हैं इनके। पहला है परफेक्ट कैपिटल मार्केट। ये कहते हैं कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो रेशनली बिहेव करते हैं, अपने हिसाब से रीजनिंग के बेसिस पर अपने पूरा डिसीजन अपने हिसाब से लेते हैं। इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में, उसकी कोई लागत नहीं है। इन्फॉर्मेशन आपको आराम से मिल जाएगी कि कौन से शेयर्स अच्छे चल रहे हैं, कौन से बेकार हैं, कंपनी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है। और इन्वेस्टर्स कोई इतने बड़े भी नहीं है कि वो मार्केट प्राइस को अफेक्ट कर सके, कि मीन्स नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं। इसे हम परफेक्ट कैपिटल मार्केट कहा करते हैं। सेकंड एजम्पशन है इनका नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ टैक्सेस। वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई टैक्सेस का कोई मतलब नहीं है, कि कोई टैक्सेस नहीं पड़ने हैं, चाहे कैपिटल गेंस पर या डिविडेंड्स पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और थर्ड उनका अजम्पशन है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी गिवन है, द फर्म हैज़ अ गिवन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी विच डज नॉट चेंज। यानी कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे कोई बदलाव नहीं आना है। जो इन्वेस्टमेंट करना है उन्हें, उनकी अपनी पॉलिसी है जिस पे कोई चेंज नहीं होना है। अब देखिए क्या लॉजिक देते हैं ये अपने अपने मॉडल को बताने के लिए। ये कहते हैं द लॉजिक पुट फॉरवर्ड बाय मोदी, गिलानी एंड मिलर इन सपोर्ट ऑफ देयर हाइपोथेसिस इज दैट वॉट एवर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्म results from the payment of dividend will be exactly offset by the decline in the market price of shares because of external financing and there will be no change in the total wealth of the shareholders। ये बहुत समझने की बात है इस मॉडल के बारे में, कि वो कहते हैं कि अगर हम डिविडेंड बांटते हैं शेयर होल्डर्स को तो वैल्यू बढ़ रही है, मान लीजिए कि फर्म की वैल्यू बढ़ गई, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से आएगा, फिर वो उन्हें बाहर से कर्ज लेना पड़ेगा या नए शेयर होल्डर्स नए शेयर इशू करने पड़ेंगे उन्हें। तो क्या होगा, बिजनेस जब बाहर से कर्ज लेगी तो उनका कंट्रोल थोड़ा कम हो जाएगा। जो असली मालिक हैं, जो शेयर होल्डर्स पुराने हैं, उनका कंट्रोल थोड़ा कम हो जाएगा और इससे क्या होगा, फर्म की जो प्राइसेस हैं शेयर्स के वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे, वो डिक्लाइन करेंगे। और उससे क्या होगा, जो उन्हें फ़ायदा मिला था डिविडेंड मिलने से, वो प्राइस शेयर्स कम हो गए तो उतना उन्हें नुकसान हो गया। तो फर्म की जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि एक तरफ तो डिविडेंड बढ़ने से उन्हें फ़ायदा मिला, लेकिन क्योंकि कर्ज बढ़ गया कंपनी के ऊपर तो शेयर के प्राइसेस डाउन हो गए, कि भाई डाउन हो ही जाएंगे, कि भाई कहीं लोग सोचेंगे कि भाई इस कंपनी पे तो कर्ज ज़्यादा है तो कंपनी आगे पता नहीं कहीं प्रॉब्लम में तो ना फंस जाए, इसलिए उसके शेयर्स थोड़े डाउन हो जाएंगे। तो जो कंपनी को डिविडेंड मिलने से फ़ायदा हुआ वो शेयर के प्राइसेस कम होने से
बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब कंपनी को ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो डिविडेंड देने से कंपनी को के शेयर होल्डर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये ऐसा मोदी, गिलानी और मिलर अपने मॉडल में कहते हैं। जैसे इन्होंने कहा, सपोज डेट अ कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट। देखिए कंपनी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दो ऑप्शन है उसके पास, पे द अर्निंग्स एंड रेज द फंड्स फ्रॉम द मार्केट, यानी कि अपने अर्निंग्स प्रॉफिट्स को तो शेयर होल्डर्स को बांट दे, और अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो कर्ज बाहर से मार्केट से ले सकती है। दूसरा ऑप्शन है कि अपने अर्निंग्स को वो रोक के रख ले और अपने इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकती है। अब देखिए, अगर कंपनी डिविडेंड दे देती है तो उसे मार्केट में फंड्स जुटाने पड़ेंगे, कर्ज लेना पड़ेगा। अब कंपनी जब कर्ज लेगी तो इससे शेयर होल्डर्स जो हैं उनका हिस्सा कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, उनके शेयर की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि कंपनी पर कर्ज ज़्यादा हो जाएगा। अब एज सच वॉट एवर द शेयर होल्डर्स रिसीव बाय वे ऑफ कैश डिविडेंड दे लूज इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस शेयर वैल्यू। जो मैंने अभी पहले बताया कि जब भाई शेयर होल्डर्स को जब डिविडेंड मिला तो उनकी इनकम हुई, लेकिन जब शेयर के प्राइसेस कम हो गए तो उन्हें उतना ही नुकसान हो गया। तो बात बराबर हो गई, जो डिविडेंड के बढ़ने से फ़ायदा मिला वो यहाँ पर उन्हें उतना नुकसान हो गया, उनकी शेयर वैल्यू कम हो गई। ये मॉडल का MM मॉडल का फॉर्मूला है। प्राइस निकालते हैं, प्रिविलिंग प्राइस है ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर P0 के नाम से। तो D1 हो गया आपका डिविडेंड पर शेयर, और P1 हो गया आपका मार्केट प्राइस, और KE आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया यहाँ पे। जब ये इसी फॉर्मूले से हम P1 भी निकाल सकते हैं। P1 हो गया आपका प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हम इससे P1 भी निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूला इधर से उधर कराए, देखिए P1 इक्वल टू हो गया, और ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन करी गई है। हम कभी कभी ऐसा इसमें ये भी एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ द नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशू, कि नए शेयर अगर कंपनी को इशू करने हैं तो कैसे निकालें। तो ये भी इसका फॉर्मूला है कि नंबर नए शेयर अगर आपको निकालने हैं कि कितने ज़रूरत है, तो आई का मतलब इन्वेस्टमेंट हमें कितना है, उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट में से डिविडेंड दे दिया तो प्रॉफिट उतना और कम हो जाएगा। और पी का मतलब एक शेयर की कितने प्राइसेस हैं, तो उससे आप नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ फर्म की वैल्यू NP0 नाम दिया गया है, N+M पुराने शेयर्स हैं कितने थे और नए शेयर कितने इशू कर दिए, उन्हें प्राइस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस कर देंगे उसमें से इन्वेस्टमेंट में से प्रॉफिट हमने माइनस कर दिया, और 1 KE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है ये। तो इससे फर्म की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब हम करेंगे तो आपको और आसानी से ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी क्रिटिसाइज़ करा गया है, कुछ लिमिटेशंस है इस मॉडल की, कि फ्लोटेशन कॉस्ट को जबकि जनरली होती हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, लेकिन यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल फाइनेंस को बराबर माना गया है कि हम अगर इंटरनल फाइनेंसिंग करते हैं, हमारे रिटेन अर्निंग्स को ही यूज़ कर रहे हैं तो कोई खर्चा होगा नहीं, लेकिन अगर हम बाहर से शेयर इशू करते हैं या बाहर से बॉन्ड्स इशू करते हैं या कर्ज लेते हैं तो हमें खर्चा उठाना पड़ता है। अंडरराइटिंग कमीशन है, ब्रोकर का कमीशन देना है, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टीजमेंट हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मोदी, गिलानी, मिलर ने इनको बराबर माना है, तो ये भी सही नहीं है। टैक्स डिफरेंशियल भी कहा गया है कि जनरली अगर रियलिटी में देखा जाए तो कैपिटल गेन पर अलग टैक्स लगता है, डिविडेंड पे अलग टैक्स लगता है, जो इन्होंने इस मॉडल में नहीं माना है। एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जब शेयर्स को बेचा जाता है तो हमें सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स है, ब्रोकरेज वगैरह देनी पड़ती है, जो यहाँ पर भी इन्होंने एज्यूम नहीं करा है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जिससे कि आपको ये कंसेप्ट और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं MM अप्रोच से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन, अ कंपनी हैज़ 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कि 50,000 शेयर हैं 10 रुपये का, करंटली लिस्टेड एट पार मतलब सेम वैल्यू, 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये पर ही वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। कंपनी सोच रही है कि हम वो 3.5 रुपये पर शेयर डिविडेंड दे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कैपिटलाइजेशन रेट 20% है। अब हमें MM मॉडल के हिसाब से प्राइस निकालना है शेयर का एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर डिविडेंड डिक्लेयर करा और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, दोनों कंडीशंस में हमें पहले ये देखना है। तो पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो प्राइस हम सॉल्व करेंगे, तो पहले देखिए चेक कर लेते हैं। मार्केट प्राइस एट द बिगिनिंग में देखें तो 10 रुपये है, और हमसे पूछा है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि P0 हमें दिया हुआ है 10 रुपीज़,
D1 जिसे डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड हमें दिया हुआ है 3 रुपीज़ 50 पैसा। KE जिसे कैपिटलाइजेशन रेट हम कहते हैं, KE हमें दिया हुआ है 20%, यानी 0.20 लिख सकते हैं। अब हम अपना करते हैं क्वेश्चन। अगर डिविडेंड डिक्लेयर करा गया है तो फर्स्ट पॉइंट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, तब क्या कंडीशन बनेगी? तो प्राइस निकलेगा P1 इक्वल टू P0 1 प्लस KE माइनस D1। फॉर्मूला देखिए, आप अभी हमने देखा था। P0 हमें 10 दिया हुआ है, 1 प्लस 0.20 माइनस D1 3.5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा रुपीज़ 8.50। ये प्राइस निकल कर आ गई। सेकंड कंडीशन अगर हम देखते हैं, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, डिविडेंड अगर नहीं दे रहे हैं तब क्या कंडीशन बनती है? देखिए, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, P1 इक्वल टू P0 1 प्लस KE माइनस D1। तो देखिए P0 कितना है, वही है 10 रुपीज़, 1 प्लस 0.2 माइनस D1 हो गया 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 1.2, यह आया रुपीज़ 12। तो यहाँ पर प्राइस आएगी आपकी कितनी? रुपीज़ 12। सिंपल हो गया बिल्कुल, हमने प्राइस निकालनी जो पूछा गया था। अब हमसे पूछा गया है आगे क्वेश्चन में, देखिए, ऑल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स विच मस्ट बी इशूड बाय द कंपनी टू मीट इट्स इन्वेस्टमेंट नीड ऑफ 50,000 एज्यूमिंग नेट इनकम ऑफ रुपीज़ 2 लाख। कंपनी को अर्निंग्स तो 2 लाख रुपए की हो रही है, लेकिन कंपनी को कहीं 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। तो आप बताइए कि नए शेयर कंपनी कितने इशू करे। तो इसको भी हम वैसे ही देखेंगे दोनों कंडीशंस में, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो, और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड, तो इसको भी हम दोनों कंडीशन में देख लेते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, M इक्वल टू I इन्वेस्टमेंट माइनस X माइनस ND1 और होल डिवाइडेड बाई P1, ये फॉर्मूला रहेगा। अगर डिविडेंड है तो और नो डिविडेंड है तो, दोनों कंडीशन साथ साथ देख लेते हैं जिससे कि कोई समस्या ना आए। देखिए, दोनों कंडीशंस को हम साथ साथ देख लेंगे, डिविडेंड है तो, नो डिविडेंड है तो। अब देखिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, M इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000 का, माइनस X 2 लाख की अर्निंग है हमारी, N हमारे कितने शेयर्स हैं 50,000 पहले से थे, हमने डिविडेंड कितना बांट दिया 3.5 रुपये, याद होगा आपको, 3 रुपये 50 पैसे, 3 रुपये 50 पैसे हमारी ऊपर दे रखा है D1। प्राइस कितनी है एक शेयर की 8 रुपये 50 पैसे, आपको याद होगा, देखिए 8 रुपये 50 पैसे हमने निकाला था। और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आएंगे 2941 शेयर्स, यानी कि हमें नए शेयर इतने इशू करने पड़ेंगे, कितने 2941। अगर डिविडेंड नहीं देते हैं तब क्या कंडीशन बनेगी? M इक्वल टू 50,000 की ज़रूरत है, 2 लाख रुपए की अर्निंग्स है हमारे पास, माइनस 50,000 गुणा 0, यानी कि डिविडेंड नहीं दे रहे, और यहाँ पर हमारी प्राइस कितनी थी 12 रुपये। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 0 आएगी, एक तरह से निल, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। तो यानी कि हमें नए शेयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 लाख रुपए अर्निंग्स बची हुए हैं, तो हमारा 50,000 रुपये की ज़रूरत जो है वो उससे ही पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर डिविडेंड देते हैं तो पैसा कम पड़ रहा है, क्योंकि 2 लाख रुपए की अर्निंग है, उसमें से ये पैसे हमारे डिविडेंड में चले गए। 50,000 गुणा 3.5 करेंगे आप तो इसलिए तो हमें नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। अगर डिविडेंड देते हैं तो अर्निंग्स हमारी चली जाएंगी, लेकिन इस कंडीशन में हमारी डिविडेंड्स नहीं दे रहे हैं तो अर्निंग्स हमारी बची रहेंगी, तो हमारा इससे ही काम चल जाएगा। ये समझने की बात है। तो ये बहुत आसान प्रश्न हो गया, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जो हमसे पूछा था हमने कैलकुलेट कर लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
क्वेश्चन को पहले आप कॉपी कर लीजिएगा। देखिए, कंपनी बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास जिसमें कैपिटलाइजेशन रेट 25% है और नंबर ऑफ शेयर्स इनके पास 1 लाख है, 40 रुपए का एक शेयर है। कंपनी 2.5 रुपये डिविडेंड देना चाहती है। अब हमें मॉडल के हिसाब से हमें करना है, हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कोई टैक्सेस वगैरह नहीं है, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मार्केट प्राइस हमें निकालनी है। और ये भी हमें चेक करना है कि डिविडेंड दे ना दें, कंपनी के शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो इक्वल है। क्योंकि एमएम मॉडल तो यही कहते हैं कि डिविडेंड दो मत दो, कंपनी की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके शेयर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शेयर होल्डर्स को जितना मिलना है उतना ही मिल रहा है, कम ज़्यादा नहीं होता है। तो अब हम वो चेक कर लेते हैं। देखिए, प्राइस हमारी P0 कितनी है, 40 रुपए का एक शेयर है। D1 हमारा है 2.5 रुपये देना चाहती है कंपनी शेयर डिविडेंड। KE 25% है जिसको हम 0.25 लिख सकते हैं। और P1 हमसे निकालने के लिए कह रही है मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, वो हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, दोनों कंडीशंस में हम देख लेते हैं। डिविडेंड अगर दे रही है कंपनी तो, और नहीं दे रही है तो नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड मींस डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड की कंडीशन, और डिविडेंड डिक्लेयर्ड की कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला पता ही है आपको, P1 निकालना है हमें। P1 इक्वल टू P0 1 प्लस KE माइनस D1, दोनों में यही फॉर्मूला रहेगा। तो P0 हमारा कितना हो गया, 40, 1 प्लस 0.25 माइनस D1, कितना डिविडेंड देना चाहते हैं, 2.5 रुपये। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 47.50। हम दोनों कंडीशन देख लेते हैं एक साथ। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यही फॉर्मूला अगर रहेगा तो 40, 1 प्लस 0.25 माइनस 0, नो डिविडेंड, डिविडेंड नहीं दे रहे, तो ये निकल कर आएगा आपका ₹50। तो देखिए, ये 50 आया, ये 47 रुपीज़ 50 पैसे आया। अब कंक्लूजन देखिए हमें क्या देना है। क्वेश्चन में पूछा है कि डिविडेंड दे ना दे, वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर इक्वल रहेगी। देखिए कैसे इक्वल रहेगी, देखिए जब डिविडेंड दे रहे हैं, व्हेन डिविडेंड इज पेड, तो देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है। देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो मालिक हैं विल गेट, क्या मिलेगा इन्हें, देखिए ₹47.50 का तो शेयर है, प्लस इन्हें डिविडेंड मिलेगा ऑफ ₹2.5। तो कितने मिल गए टोटल, ₹50 की अर्निंग हो गई इनकी, यानी कि टोटल मिलेगा इन्हें ₹50। बहुत समझने की बात है। देखिए, 47 रुपये 50 पैसे उनका शेयर का प्राइस है और 2.5 रुपये इनको डिविडेंड मिल रहे हैं, तो टोटल मिला के इन्हें 50 रुपये की वैल्यू पड़ रही है। यहाँ पर देखें कितना मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट ₹50, 50 रुपये मिलेंगे पूरे फ्रॉम शेयर मार्केट प्राइस या फ्रॉम शेयर मार्केट से इन्हें 50 रुपये मिल जाएंगे। यानी कि देख लें आप, ₹50 प्लस डिविडेंड 0, तो ₹50 ही मिलेंगे इन्हें। और यहाँ भी देखिए ₹50 मिल रहे हैं। तो एमएम मॉडल जो है, मोदी गिलानी मिलर मॉडल जो है, वो यही कहता है कि शेयर होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड दो मत दो। तो यहाँ पर देखिए प्राइस कम है तो डिविडेंड मिल गया, तो भी 50 रुपये हो गए। यहाँ पर प्राइस ज़्यादा है तो डिविडेंड नहीं मिल रहा, तो भी बात बराबर है, 50 रुपये। तो डिविडेंड दो मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मॉडल देखिए यहाँ पे प्रूफ होता है। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को लेकिन पहले कॉपी कर लीजिए जिससे कि समझने में आसानी रहे। देखिए कैसे करना है, ये भी हमें बिल्कुल सिंपल है। ओरिएंटल लिमिटेड बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट है 10%। करंटली आउटस्टैंडिंग 50,000 शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है। कंपनी डिक्लेयर करना चाहती है डिविडेंड 60 पैसा पर शेयर, 60 पैसे। कंपनी की नेट इनकम 50,000 है और ये नए इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख रुपए का नया इन्वेस्टमेंट्स भी करना चाहते हैं। अब हमसे पूछा है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म, यानी कि डिविडेंड देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमें चेक करना है। तो देखिए चेक कर लेते हैं।
तो दोनों कंडीशंस में देख लेते हैं। देखिए यहीं हम चार्ट में ये बांट लेते हैं लाइन को। अगर डिविडेंड डिक्लेयर्ड है और डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, डिविडेंड नहीं देना चाहते, दोनों कंडीशंस को हम कंपेयर करेंगे। देखिए पहले हम प्राइस पर शेयर निकाल लेते हैं, P1 P0 1 प्लस KE माइनस D1। अब दोनों कंडीशन में देखते हैं। देखिए प्राइस हमारी कितनी है 10 रुपीज़, तो 10 1 प्लस 0.10 माइनस डिविडेंड कितना देना चाहते हैं 60 पैसा यानी 0.60। इस कंडीशन में देखेंगे 10 1 प्लस 0.10 माइनस 0, बिल्कुल सेम है। देखिए दोनों चीज़ें, तो ये हो गया आपका 11 माइनस 60 पैसे, तो 10.40। एक तो वैल्यू आ गई देखिए आपकी, यहाँ पर ही आ जाएगी आपकी 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 इक्वल टू 11, तो यहाँ पे ये 11 रुपीज़ आ गई। देखिए सिंपल, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमसे पूछा गया है कि नए शेयर इशू करना चाह रहे हैं, कंपनी का ये इन्वेस्टमेंट है, तो हम नए शेयर भी इशू कर लेते हैं क्योंकि 50,000 रुपये इन्हें चाहिए। तो सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। दोनों कंडीशंस में देखेंगे हम फिर यहाँ पर भी फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, m इक्वल टू आई माइनस एक्स माइनस ND1 होल डिवाइडेड बाई P1। दोनों में इस फॉर्मूले को वैल्यू पुट हम करेंगे। देखिए इन्वेस्टमेंट्स कितना चाहते हैं ये 50,000 रुपीज़ का, नहीं इन्वेस्टमेंट्स है इनका, लेकिन न्यू इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए का इनका इन्वेस्टमेंट है। अर्निंग्स है इनकी 50,000, उसमें से डिविडेंड बांट रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50,000 ही शेयर हैं इनके, तो 50,000 शेयर हैं इंटू 60 पैसे एक को डिविडेंड देंगे, और P1 इनका था ऊपर 10.40, तो ये 50 इंटू 30 हो गए, 50 में से 30,000 गए, 20,000 बचे, 1 लाख में से 20 माइनस करेंगे तो 80,000 बचेंगे। 80,000 डिवाइडेड बाई 10.40, तो राउंड फिगर में देखें तो 7700 लगभग शेयर्स निकल कर आएंगे। राउंड कर लिया है हमने, पॉइंट्स में आ रहे हैं, तो हमने राउंड फिगर में 7700 शेयर्स चाहिए अगर हमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है तो, क्योंकि हमारा जो अर्निंग्स है वो तो हमारी 30,000 तो बढ़ गई डिविडेंड देने में, लेकिन यहाँ पर डिविडेंड हम नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, m इक्वल टू 1 लाख रुपए हमें चाहिए माइनस 50,000 अर्निंग्स हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं बचना, 50,000 गुणा 0, कोई भी हम नहीं बांट रहे, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 11 रुपये है, तो देखिए यहाँ पे पूरे 1 लाख माइनस 50,000, पूरे 50,000 रुपये बच रहे हैं, डिवाइडेड बाई 11, तो ये आ गया आपका 4545 शेयर्स चाहिए नए। ये भी हमने राउंड फिगर ले लिए हैं। तो देखिए जब हम डिविडेंड दे रहे हैं, क्योंकि अर्निंग्स कम बच रही हैं, तो हमें ज़्यादा शेयर इशू करने पड़ेंगे। जब हम डिविडेंड, देखिए ज़्यादा शेयर इशू करने पड़ेंगे क्योंकि डिविडेंड बांट रहे हैं ज़्यादा, यहाँ पर डिविडेंड नहीं दे रहे, 0 है बिल्कुल, तो डिविडेंड नहीं दे रहे तो हमारे कम शेयर इशू करने से भी काम चल जाएगा, क्योंकि 50,000 अर्निंग्स भी हमारी काम आ जाएंगी। अब फर्म की वैल्यू निकालते हैं, V इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला भी आपने पहले लिखा होगा जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, NP0 इक्वल टू N प्लस M P1 I माइनस X होल डिवाइड बाई 1 प्लस KE। दोनों में ये फार्मूला हम लगा लें, बिल्कुल सिंपल है। N हो गया हमारा इस कंडीशन में 50,000 पुराने शेयर, M नए शेयर इशू करे हमने 7700, प्राइस P1 कितना है 10.4, I इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए का, और इनकम है हमारी 50,000, 1 प्लस KE 0.10। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ₹5 लाख। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसमें से ऐड करके गुणा कर लीजिए, इसको माइनस कर लेंगे तो फिर 5 लाख रुपीज़ की वैल्यू आई फर्म की।
यहाँ पर कंडीशन देखें तो नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 ही हैं पुराने, एम है नए शेयर 4545 मल्टीप्लाइड बाई P1 है यहाँ पे 11 माइनस 1 लाख हर इन्वेस्टमेंट 50,000 की अर्निंग होल डिवाइड बाई 1 प्लस 0.10। इसको भी आप निकालेंगे तो लगभग ये भी लगभग आपकी 5 लाख रुपए ही निकल कर आएगी। तो आप देखें कि डिविडेंड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस द वैल्यू ऑफ द फर्म इन बोथ द केसेस whether dividend is paid or not is ₹5 lakh, so it can be concluded that payment of dividend does not affect the value of firm, यानी कि फर्म की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिविडेंड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, दोनों कंडीशन में ही 5 लाख रुपए की वैल्यू फर्म की आ रही है। ये केवल शो करता है MM मॉडल कि हमें डिविडेंड देना दें कंपनी, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस मॉडल में, और फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।